गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी। होपफुली एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन एंड वी आर गोइंग टू हैव अ गुड क्लास। भगवान का नाम लेके भैया क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज बड़ा ही बुरा दिन रहा है वैसे तो, बट ठीक है, वी आर गुड। ठीक है, चलिए, ठीक है जी। हाँ, मैं जो रिकॉर्डिंग है, डोंट वरी, मेरे सिस्टम में है, मैं उसे कंबाइन करके पोर्टल पे अपलोड कर दूंगा, तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कहीं से भी। इतनी सी भी प्रॉब्लम आपको फेस करने को नहीं मिलेगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, है ना? आज आप लोग 8:30 बजे के लिए एक्साइटेड होंगे कि नहीं होंगे? आज तो प्राइम मिनिस्टर नेशन को एड्रेस कर रहे हैं, है कि नहीं? चलो, क्लास के बाद मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ। चलिए जी, विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट। ठीक है, एंड लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम। चैट मैंने ऑफ कर दी है। कोई भी प्रॉब्लम होगी, आपके पास हैंड रेज करने का ऑप्शन होता ही है और मैं देख लूंगा। होपफुली सब ठीक रहेगा एंड वी आर गोइंग टू गो विद द फ्लो। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड टॉपिक्स फ्रॉम पॉलिटी एंड इकोनॉमी, और अब हमें बात करनी है इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी की। सबसे पहला टॉपिक काफी आसान टॉपिक है, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी 50-50 है। अर्थक्वेक के ऊपर आई थिंक लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, या फिर लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। इस साल भी अर्थक्वेक का टॉपिक्स बहुत रीजन से न्यूज में रहा है, एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, वो मैं आगे आने वाली क्लासेस में आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो इंडिया का सिस्मिक मैप है। लेकिन वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, आगे आने वाली क्लासेस में करेंगे। शायद अर्थक्वेक के ऊपर बेसिक क्वेश्चन ना आए, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन अर्थक्वेक जो बेसिक होता है। दे माइट गिव यू अ क्वेश्चन ऑन सम डिफरेंट एंड यूनिक टॉपिक्स व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस। पहले हम बेसिक्स ऑफ अर्थक्वेक देखते हैं। आपको मालूम है अर्थक्वेक कैसे आता है? अर्थक्वेक इज बेसिकली आपकी एक एनर्जी रिलीज होती है इन द लिथोस्फेयर, तो वहां से अर्थक्वेक आता है। मेजॉरिटी ऑफ द अर्थक्वेक्स दे अकर इन द लिथोस्फेयर। जहां पे एनर्जी रिलीज होती है जिस पॉइंट से, उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। ये बात आपको मालूम है? उस पॉइंट को बोलते हैं भैया फोकस। ठीक है, उसको हम हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। अब यहां से एनर्जी रिलीज हुई और वो एनर्जी ट्रैवल करेगी टू द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। इन वेव्स को हम क्या बोलेंगे? बॉडी वेव्स। क्या बोलेंगे? बॉडी वेव्स। और जब सरफेस पे आके वो वेव्स मूव करेंगी तो उनको क्या बोलेंगे? सरफेस वेव्स। आई थिंक ये बेसिक्स आपको मालूम होंगे कि बॉडी वेव्स क्या होती हैं, सरफेस वेव्स क्या होती हैं। द पॉइंट विच इज नियरेस्ट, द पॉइंट विच इज नियरेस्ट टू द फोकस ऑन द सरफेस, दैट पॉइंट इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज एपीसेंटर। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम सर एपीसेंटर। ठीक है सर, इतनी बात हमको समझ आ गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ आपने बोला कि फोकस होता है, ऊपर बोला एपीसेंटर होता है, यहाँ से वेव्स रिलीज होती हैं, यहाँ उन्हें बॉडी वेव्स बोलते हैं, ऊपर आके वो बन जाती हैं सरफेस वेव्स। ठीक है, अब बॉडी वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स, यू नो दैट, पी वेव्स, एस वेव्स। ये आपके ज्योग्राफी के टीचर ने आपको अच्छे से पढ़ाया होगा। पी वेव्स क्या होती हैं, एस वेव्स क्या होती हैं। पी वेव्स जो होती हैं वो आपकी सॉलिड, लिक्विड, गैस सबसे पास करती हैं। एस वेव्स होती हैं वो लिक्विड से पास नहीं करती, और क्योंकि आपका आउटर कोर लिक्विड का होता है, इसीलिए जो एस वेव्स हैं उनका जो सरफेस एरिया है, जो शैडो जोन है, शैडो जोन एस वेव्स का वो बड़ा होता है, पी वेव्स का छोटा होता है, बिकॉज पी वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू लिक्विड। तो आपको ये बेसिक बातें आपको मालूम होनी चाहिए। इनका प्रोपगेशन कैसे होता है आप देख सकते हैं। पी वेव्स कुछ इस तरीके से मूव करती हैं और एस वेव्स कुछ इस तरीके से मूव करती हैं। ये होती हैं आपकी बॉडी वेव्स। उसके बाद सर होती है आपकी सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स क्या होती हैं? जो सरफेस पे मूव करती हैं। इनके भी दो टाइप्स होते हैं, आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट रिमेंबर द नेम, रेलेगे वेव्स एंड लव वेव्स। ठीक है सर, ये बात तो हमारे टीचर ने पढ़ाई थी ज्योग्राफी वाले। क्या आपको ये मालूम है जो शैलो अर्थक्वेक्स होते हैं, शैलो अर्थक्वेक्स जो कि काफी लिथोस्फेयर में शैलो डेप्थ्स पे ओरिजिनेट होते हैं, दे आर मोर डेंजरस एंड मोर devastating than deep earthquakes. They cause more damage. They are more destructive than deep earthquakes. जो deep earthquakes होते हैं उनका इतना impact नहीं होता है. Also, you need to remember that surface waves they cause more damage than body waves. ये बात थी आपकी बेसिक, जो आपके ज्योग्राफी के टीचर आपको हर बार पढ़ाते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात जो शायद आपके स्टैटिक के टीचर मिस कर दें और हमें मालूम होनी चाहिए, that there are basically three major earthquake और seismic belts in the world. Three major belts. आपको तीनों के बारे में मालूम होना चाहिए।
द फर्स्ट वन इज द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर आपने वोल्केनिज्म के लिए भी देखी होगी, पूरे पैसिफिक ओशन को ये बॉर्डर करती है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये आप देख सकते हैं, यहां पर अर्थ के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक्स अकर करते हैं। ठीक है, यहां कौन कौन सी कंट्रीज लाई करती हैं वो आपको जानने की इतनी जरूरत नहीं है, बस एक मैप पे लोकेशन आपको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद अटलांटिक ओशन में अगर आप जाएंगे तो एक फीचर होता है मिड अटलांटिक रिज। मिड ओशियानिक रिज आपने देखा होगा, जहां पर आपका क्या होता है, एक जगह आपका डाइवर्जेंस हो रहा होता है, कन्वर्जेंस हो रहा होता है, यहां पर डाइवर्जेंस हो रहा होता है, डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है, तो वहां पर आपको मिलती है मिड अटलांटिक रिज। और मिड अटलांटिक रिज भी एक काफी अर्थक्वेक प्रोन जोन है। तो दूसरा आपका रीजन हो गया मिड अटलांटिक रिज। और थर्ड और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन जिस पर यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है, दैट इज द अल्पाइन हिमालयन सिस्मिक बेल्ट। नाउ व्हाट इज द अल्पाइन हिमालयन सिस्मिक बेल्ट? दिस बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम मेडिटेरेनियन। ध्यान से, मेडिटेरेनियन एरिया से ये स्टार्ट करता है ऑल द वे फ्रॉम मिडिल ईस्ट, from Pakistan to India to Himalayas and to your eastern mountains and then going up to Indonesia. ये पूरा इतना बड़ा रीजन इज योर अल्पाइन हिमालयन सिस्मिक बेल्ट। यहाँ पर काफी प्लेट्स का कन्वर्जेंस देखने को मिलता है। आपको मालूम ही होगा कन्वर्जेंट बाउंड्रीज होती हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज होती हैं। यहाँ पर मेजॉरिटी आपको कन्वर्जेंस देखने को मिलता है, जहां पे यहाँ पर जिसकी वजह से यहाँ पर अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। सो दीज आर द थ्री मेजर सिस्मिक बेल्ट्स, रिंग ऑफ फायर, then mid-Atlantic ridge, and then you have the alpine Himalayan seismic belt. These are the three major belts. ठीक है सर, आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अर्थक्वेक के बारे में अभी कुछ बातें हमें आगे भी पढ़नी है, स्पेसिफिकली द सिस्मिक जोन्स ऑफ इंडिया, उस पे अपडेशन हुआ था और उसको हम आगे डेफिनेटली कवर करेंगे। ये आपका बेसिक ज्योग्राफी है जो मैंने ऐड कर लिया, मेरे पास नोट्स थे, मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए। बट ये इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अल्पाइन हिमालयन बेल्ट है। कभी अगर आ जाए तो आपको मालूम होना चाहिए, इट स्टार्ट्स फ्रॉम मेडिटेरेनियन। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं सर, ये क्या है सर? ये भी आपका एक स्टैटिक टॉपिक है, इसलिए मैं ज्यादा एम्फसाइज नहीं करूंगा, बट एक करंट अफेयर का एस्पेक्ट है जिसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। दिस इज योर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपको मालूम है, आपके ज्योग्राफी के टीचर ने आपको बड़े अच्छे से पढ़ाया होगा कि बेटा ऐसा होता है कि आपका ओशन वाटर होता है, ये आपका सरफेस है, कोस्टल एरियाज है, और यहाँ सारा आपका ओशन है। ओशन वाटर जब वार्म होता है, स्पेसिफिकली एक टेम्परेचर आपको बताया होगा, आई थिंक 27 डिग्री सेल्सियस इफ आई एम करेक्ट। जब वो टेम्परेचर अचीव होता है तो यहां से हॉट एयर क्या करती है? हॉट एयर राइज करती है। हॉट एयर राइज करती है। जब हॉट एयर राइज करती है सर, जब हॉट एयर राइज करती है तो क्या होता है? यहां पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। लो प्रेशर क्रिएट होता है। जब लो प्रेशर क्रिएट होता है तो बाकी जगहों से हाई प्रेशर से विंड्स यहां पर आके गोल 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 उठने लग जाती है। And this is how a tropical cyclone is formed. Tropical cyclones are formed in the tropical regions, क्योंकि वहीं पे वो टेम्परेचर अचीव हो पाता है। टेम्परेट रीजन्स में आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं बल्कि टेम्परेट साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं। यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं। अब करंट अफेयर को लेके जो आपको बात समझनी है, और एक बात आपको मालूम होना चाहिए, आई क्या होता है, आई वॉल क्या होता है, कौन सा एरिया सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, कौन सा एरिया सबसे ज्यादा काम होता है, ये सारी बातें आपको मालूम होगी। बट वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज that oceans are getting warmer. अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि oceans are getting warmer तो उससे क्या होगा? The frequency of tropical cyclones will increase. तो अगर climate change से कोई आपको बोल दे कि tropical cyclones की frequency बढ़ रही है, it is absolutely correct, 100% correct. Tropical cyclones are also known as hurricanes in the America and typhoons in the East Asia. Simple fact है, static fact है। करंट अफेयर की बात यह है कि भाई ट्रॉपिकल साइक्लोन्स काफी अग्रेसिव हो रहे हैं, दे आर बिकमिंग सुपर टाइफून। व्हाई? बिकॉज ऑफ ओशन वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, दैट इज इट। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे चलेंगे और इस एक क्लाइमेट फिनोमेना को और देखेंगे। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आराम से पहले क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। समर टाइम वार्मिंग ओवर नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में जो समर टाइम वार्मिंग होती है, इट कैन इंटेंसिफाई द नॉर्थ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल हाई। इट कैन इंटेंसिफाई द नॉर्थ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल हाई एंड शिफ्ट द हेडले सर्कुलेशन। हेडले पोलर और फेरर सेल्स होते हैं। इट कैन शिफ्ट द हेडले सर्कुलेशन, देयरबाय स्ट्रेंथनिंग मॉइस्चर ट्रांसपोर्ट टुवर्ड साउथ एशिया। यानी कि ये बोल रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका के रीजन में अगर वार्मिंग ज्यादा होती है तो भाई हेडले सर्कुलेशन थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा साउथवर्ड,
जिससे कि मॉइस्चर आ जाएगा साउथ एशिया में और ज्यादा अग्रेसिव रेनफॉल होगी, ये स्टेटमेंट बोलती है। दूसरी बात, ड्यूरिंग ला नीना a strengthened water cell a strengthened water cells circulation with cooler central eastern equatorial pacific waters generally favor above normal Indian summer monsoon। कि अगर ला नीना कंडीशंस होंगी तो इंडिया में मॉनसून ज्यादा अच्छा आएगा, बेटर आएगा। ये बात दोनों स्टेटमेंट्स बोलती हैं। अब आप आराम से इसका आंसर दो, आराम से सोचो, चैट में बताने की जरूरत नहीं है, जस्ट थिंक अबाउट इट। यू मस्ट बी कंफ्यूज्ड अबाउट द फर्स्ट स्टेटमेंट, तो पहले मैं आपको उसी के बारे में बताता हूं। ये न्यूज़पेपर की क्लिपिंग है। नॉर्थ अमेरिका अफेक्ट्स मॉनसून रेन ओवर इंडिया। अब यूपीएससी आपसे ऐसे जेनरिक क्वेश्चन पूछता है कि कैन दिस हैपन? यस इट कैन, खाओ मां कसम के नहीं हो सकता। तो आपको ये बात जाननी है कि अगर नॉर्थ अमेरिका में ज्यादा वार्मिंग देखने को मिलती है, इट कैन इंक्रीज द रेनफॉल और मॉनसून और मॉइस्चर इन साउथ एशिया। इस फैक्ट को दिमाग में बिठा लो। कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है, हेडले सेल शिफ्ट होता है, आईटीसीजेड का मूवमेंट होता है, वो सब ज्योग्राफी के टीचर आपको बेहतर समझाएंगे। मैं आपको एक फैक्ट याद करवा सकता हूं दैट इट शिफ्ट्स द हेडले सेल एंड इट रिजल्ट्स इनटू मोर मॉइस्चर एंड रेनफॉल इन साउथ एशिया। डन है सर, अच्छी बात है। अब जरा लानीना को समझते हैं। लानीना और एल नीनो क्या होते हैं आपको मालूम होगा। अगर ये पैसिफिक ओशन है यहां पर इस तरह से ये पूरा सेल काम करता है। वाटर जो है यहां से अपलिफ्ट होता है, यहां कूलर वाटर होता है और यहां वो वार्म वाटर इकट्ठा होता है। जब इस एरिया में वार्म वाटर इकट्ठा होता है तो यहां पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। अगर यहां लो प्रेशर क्रिएट होता है तो यहां आपका हाई प्रेशर क्रिएट होता है आपके मैस्करीन हाई के पास, मेडागास्कर के पास, जिससे कि वो हाई प्रेशर इंडिया की तरफ मूव करता है क्योंकि तिब्बत में लो प्रेशर क्रिएट हो रखा होता है। दिस बेसिकली इनहेंसेस द रेनफॉल इन इंडिया। अगर आपको लानीना और एलनीनो नहीं आते तो भाई साहब उसके लिए फिर या तो आपको करंट अफेयर का डिटेल्ड लेक्चर देखना है या आपको ज्योग्राफी बेटर समझनी है। रिवीजन क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट नहीं बताया जा सकता। इतना जरूर बता सकता हूं कि हाँ, यहां से वार्म वाटर मूव करता है, यहां पर आके कलेक्ट होता है ऑस्ट्रेलिया के पास, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पे। यहां लो प्रेशर कंडीशंस बनती हैं। अगर यहां लो प्रेशर बनेगा तो यहां पर मेडागास्कर के पास हाई प्रेशर बनेगा और ये हाई प्रेशर मूव करता है एशिया की तरफ क्योंकि तिब्बत रीजन में लो प्रेशर क्रिएट हो रखा होता है और आपका साउथ जो वेस्ट मानसून होता है वो आता है, जो आपका मेजर मानसून होता है वो वहीं से आता है। ठीक है, ये बात हमें समझ आती है। ला नीना कंडीशन क्या होती है? जब ये और अग्रेसिव हो जाता है, ये मूवमेंट ऑफ वाटर और अग्रेसिव हो जाता है तो यहां पर और ड्रायर कंडीशंस हो जाती हैं चिले के पास और यहां पर इंटेंस लो प्रेशर होता है, यहां इंटेंस हाई प्रेशर होता है जिससे रेनफॉल बेटर होती है। ठीक है सर। अच्छा, एल नीनो में क्या होता है? एल नीनो में ऑपोजिट होता है। एल नीनो में ये वॉकर सेल कम हो जाता है, कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है, जिससे कि वार्म वाटर यहां एक्यूमुलेट हो जाता है, जिससे पूरा सिस्टम रिवर्स कर जाता है। यहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, यहां बारिशें आ जाती हैं, यहां हाई प्रेशर हो जाता है और यहां पे फॉरेस्ट फायर शुरू हो जाती है क्योंकि ड्राई हो जाता है। यहां हाई प्रेशर तो यहां लो प्रेशर, तो अगेन इंडिया में जो मॉनसून है वो वीक हो जाता है बिकॉज ऑफ एल नीनो। ला नीना, एल नीनो, ये आपको दोनों कॉन्सेप्ट्स मालूम होने चाहिए। तो यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट्स 100% एकदम सही हैं। ला नीना में वॉकर सेल स्ट्रेंथन हो जाता है और इट रिजल्ट्स इनटू मोर फेवरेबल और अबव नॉर्मल इंडियन समर मॉनसून रेनफॉल। तो दोनों स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट हैं, आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अगेन आएगा टॉपिक, कौन सा टॉपिक भैया? आएगा टॉपिक। अरे सर आएगा टॉपिक, कंफर्म कह रहे हो? कंफर्म कह रहे हैं, ठीक है। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। अगर आपने मेरे साथ लास्ट टाइम हाई सीज ट्रीटी पढ़ी होगी, अगर आपने लास्ट टाइम हाई सीज ट्रीटी के बारे में पढ़ा होगा तो आपको याद होगा वहां पर मैंने यूएन क्लॉज के बारे में बताया था और 3 बॉडीज बताई थी, जिसमें से एक बॉडी थी इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। आज उसका काम देखो। आपको मालूम होगा ओशन के अंदर बहुत बढ़िया रिसोर्सेज होते हैं। अरे भैया कैसे रिसोर्सेज होते हैं? ओशन के अंदर जैसे आपको राजेंद्र नगर के अंदर किताब शॉप्स के अंदर बहुत बढ़िया रिसोर्सेज मिलते हैं जो आपकी बुक्स होती हैं, वैसे ही ओशन के अंदर पॉली मेटालिक नोड्यूल्स मिलते हैं। ये बहुत ही मिनरल रिच रॉक्स होते हैं जिसमें आपके क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं जिसको आप एक्सट्रैक्ट करके अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। हमको ये मिनरल एक्सट्रैक्ट करने हैं,
कैसे करेंगे? अब ये तो इंटरनेशनल वाटर्स में होते हैं, टेरिटोरियल वाटर तो 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है। आपको परमिशन लगती है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी की। इंडिया ने दो जगह पर एक्सप्लोरेशन करने की परमिशन ले ली है। सबसे पहली बात तो ये पढ़िए, इंडिया बिकम्स द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव 2 कॉन्ट्रैक्ट्स विद द इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। पहली कंट्री है जिसके पास 2 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अब भैया ये बताओ कि ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स कहां पर हैं? दोनों लोकेशंस को रटना है। क्या करना है? रटना है। सेंट्रल इंडियन रिज एंड साउथ वेस्ट इंडियन रिज यहां पर है, इंडियन ओशन के पास। देखो, सेंट्रल इंडियन रिज और कार्ल्सबर्ग रिज, दूसरा है कार्ल्सबर्ग रिज, यहां यमन के पास कार्ल्सबर्ग रिज और सेंट्रल इंडियन रिज, दोनों को हमको याद रखना है। उसी के साथ में वी हैव आल्सो अप्लाइड टू हैव दिस एक्सट्रैक्शन राइट्स इन फनासी निकेटन सी माउंट। अफनासी निकेटन सी माउंट, अब ये सी माउंट कहां है इसको भी देख लो, ये यहां श्रीलंका के पास है, निकेटन सी माउंट। हमको निकेटन सी माउंट पे क्यों एक्सप्लोरेशन करनी है? बिकॉज ये कोबाल्ट रिच है। क्या रिच है? कोबाल्ट रिच। तो आपको 3 लोकेशन याद रखनी है, सेंट्रल इंडियन रिज, कार्ल्सबर्ग रिज और फनासी निकेटन सी माउंट। बहुत बढ़िया, ये वाला अभी अंडर एप्लीकेशन है, ये दोनों अप्रूव हो चुके हैं। पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स क्या होते हैं, नोड्यूल्स क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिए। दीज आर बेसिकली रिच मिनरल रिच डिपॉजिट्स ऑन द ओशन फ्लोर। तो इसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी क्या है ये हमको मालूम है, यूएन क्लॉज के अंदर बॉडी है। ठीक है सर, याद हो गया। आपने कहा कि हमको पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स चाहिए, 3 जगहों में मिलते हैं, और भी जगहों पे मिलते हैं, हमें 3 जगहों में इंटरेस्ट है, 2 हमें मिल चुकी हैं, एक को हम ढूंढेंगे। अच्छा जी, एक अंडर एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन अप्रूव कैसे होती है? पहले आप एप्लीकेशन डालते हैं, फिर एक इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का लीगल और टेक्निकल कमीशन होता है जो रिव्यू करता है और उसके बाद वो अप्रूव करता है। वेरी सिंपल, यू डोंट हैव टू रिमेंबर मच। ठीक है, अच्छा, एक्सट्रैक्शन करना है तो भाई नीचे जाना पड़ेगा। तो नीचे जाने के लिए, ओशन को एक्सप्लोर करने के लिए आप बनाते हैं मैन्ड डीप ओशन मिशन। जैसे आप स्पेस में जाते हैं वैसे ही आप ओशन के अंदर जाते हैं। उसके लिए आपने बनाया है मात्स्या 6000। मात्स्या 6000 क्या करेगा? ये भाई साहब 3 ह्यूमंस को 3 ह्यूमंस को 6 किलोमीटर ओशन डेप्थ में भेजेगा इस व्हीकल में। ये देखिए, ये ठीक है, इसको बोलते हैं मात्स्या 6000। इसको बनाया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का प्रोजेक्ट है। इसमें आपको एक बात और याद रखनी है कि जब इसकी वेल्डिंग होती है इस ऊपर वाले एरिया की, तो उसको कौन करता है? इसरो। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, ताकि इतनी स्ट्रांग हो जाए। आपको बस इतना बात समझनी है, इट बिकम्स सो स्ट्रांग एंड इफेक्टिव दैट वो ब्रेक ना हो, कोलैप्स ना हो। तो इसकी वेल्डिंग में किसने पार्टिसिपेट करा है? इसरो ने करा है। दैट वाज अबाउट मात्स्या 6000। इट इज अ पार्ट ऑफ योर डीप ओशन मिशन। ये व्हीकल बनाना पार्ट है आपके डीप ओशन मिशन का। और भी पार्ट्स हैं डीप ओशन मिशन के, वो आप आराम से पढ़ सकते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सिंपल बात है कि भाई आपको डेवलप करना है ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज के क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट होगा, ऑब्जर्वेशंस करनी है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस लानी है। तो ये सारी बातें आपकी डीप ओशन मिशन के अंडर हो रही हैं। वेरी सिंपल, वेरी इजी। डीप ओशन मिशन का एक पार्ट था मात्स्या 6000, वो टेक्नोलॉजीज डेवलप करना जिससे आप ओशन को एक्सप्लोर कर सकते हो और डीप सी माइनिंग कर सकते हो। हाँ जी, बताइए, यहां तक क्लियर है? एक बार चैट को ओपन करते हैं। अभी तक क्लास का माहौल कैसा है मैं जानना चाहता हूं। 20 मिनट हो गए हैं। खट 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 खट, टॉपिक याद हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल क्लियर चल रहा है, फ्लो में चल रहा है, याद हो रहा है, टेंशन नहीं है। बहुत बढ़िया, चलो भैया, याद हो रहा है, सब मस्ती में है, हम भी मस्ती में रहेंगे भैया। ठीक है, प्रीलिम्स आ रहा है पर भैया हम मस्ती में कैसे रहें? बहुत बढ़िया। मालविका ने कुछ और ही भेज दिया है। अरे बेटा कोई बात नहीं, हम डाल देंगे वीडियो, हमारे पास है, हम उसको मर्ज करके अपलोड कर देंगे या फिर मैं दोबारा रिकॉर्ड कर दूंगा जो पार्ट 1 रह गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और आएगा टॉपिक, आज बता रहा हूं, आएगा प्राइमेट्स। प्राइमेट्स इस बार आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में देखने को मिल सकते हैं। क्यों मिल सकते हैं भैया, आप ऐसा क्यों बोलते हो? देखिए, जेन गुडॉल, इनकी डेथ होती है। ये बहुत ज्यादा प्राइमेट्स के बारे में रिसर्च करती थी, उनसे रिलेटेड काम करती थी, उनकी कंजर्वेशन को लेके, रिसर्च को लेके, बाकी सारी चीजें।
सो इनकी डेथ हुई तो यूपीएससी को एक रीजन मिल गया क्वेश्चन पूछने का। अच्छा जी, अब हमें प्राइमेट्स के बारे में क्या मालूम होना चाहिए? सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि दो तरह के एप्स होते हैं, लेसर एप्स और ग्रेट एप्स। ठीक है भैया, अब एक बात अपने दिमाग में, हाँ जी, इधर दिमाग में खोल के बसा लो, इंडिया में सिर्फ एक एप स्पीशीज मिलते हैं। क्या मिलते हैं? एक एप स्पीशीज मिलते हैं, दैट इज योर वेस्टर्न हुलॉक गिबन। हुलॉक गिबन, आई मीन हुलॉक गिबन, ठीक है। वेस्टर्न हुलॉक गिबन endangered, ईस्टर्न हुलॉक गिबन vulnerable. Concerns raised over conservation status of India's only ape species. ठीक है, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अब बात करते हैं ग्रेट एप्स की। ग्रेट एप्स में कौन कौन से आते हैं? हम भी ग्रेट एप्स का ही पार्ट है, उसके साथ में ओरंगुटैन्स, गोरिल्ला, चिंपैंजी और बोनोबोस। इंपॉर्टेंट बात क्या है? चिंपैंजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात याद रखना कि चिंपैंजीज की 3 स्पीशीज तो एंडेंजर्ड है, लेकिन वेस्टर्न चिंपैंजी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। चलो ये भी मत याद रखना, भूल जाना। एक बात जरूर याद रखना, बोनोबोस और चिंपैंजीज दो अलग स्पीशीज हैं। पहले इनको एक माना जाता था कि बोनोबोस आर अ टाइप ऑफ चिंपैंजीज, बट नो, bonobos are a different species altogether. very 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 important, and they are only found in the Democratic Republic of Congo. ये मैप देखो, जो ग्रीन पार्ट है ये बोनोबोस का है। दे आर ओनली एंड ओनली फाउंड इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। बोनोबोस के बारे में पढ़ के जाना, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है सर, ये भी पढ़ लेंगे। अब ये कमाल की बात देखो, एक सिंपल सी बात याद रखनी है और टॉपिक खत्म हो जाएगा। अबाउट योर मेडिटेरेनियन हार्वेस्टर एंट। ये एंट क्या करती हैं? देखो, अगर मैं आपको बोलूं दो एंट स्पीशीज हैं, ये स्पीशीज 1 है रेड वाले, और ये स्पीशीज 2 है क्या कहते हैं, ब्लैक वाले। कमाल की बात देखो, रेड वाली एंट ये है आपकी मेल और ये है आपकी फीमेल। अगर ये दोनों ब्रीड करेंगे आपस में, तो कौन सा स्पीशी आपके हिसाब से पैदा होना चाहिए? ऑब्वियसली आप कहेंगे यही होना चाहिए, बट दीज एंड्स कैन गिव बर्थ टू द मेल ऑफ अदर स्पीशी। भैया क्या बोल दिया? हाँ, यही तो कमाल की बात है। दीज एंड्स कैन ब्रीड एंड गिव बर्थ टू अनदर स्पीशी का मेल, so that this male can breed with the female and produce offsprings जो कि स्टेराइल होते हैं, जो कि बेसिकली कॉलोनी वगैरह बनाने में काम करते हैं, बट वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं होते। ठीक है, ताकि देखो ये क्या लिखा है, दे आर स्टेराइल, ये बेसिकली वर्कर का काम करते हैं फिर। ठीक है, तो इस वजह से दीज एंड स्पीशीज कैन प्रोड्यूस अनदर स्पीशीज का मेल बाय इंटरब्रीडिंग। ठीक है, तो अगर ये आपसे कोई पूछ ले ये प्रैक्टिस कहां देखी जाती है, तो मेडिटेरेनियन हार्वेस्टर एंट में देखी जाती है। ठीक है सर, ये भी हमने देख लिया, याद रखेंगे। चीतास के बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए। आपको मालूम होगा चीता कहां मिलते हैं? कूनो नेशनल पार्क में मिलते हैं, कूनो नेशनल पार्क। लेकिन अब उनको कहां पर दोबारा से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं? सेकेंड होम गांधी सागर सेंचुरी। कहां पर है? चंबल रिवर वैली, बॉर्डर ऑफ मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। वेरी इंपॉर्टेंट। चीता के बारे में थोड़ी बहुत बातें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख लो कि भाई प्यूबर्टी हिट कब होती है। ठीक है, मेल में मेट विद सेवरल फीमेल्स, जेस्टेशन पीरियड कितना होता है, कब्स ग्रो फास्टर देन एनी अदर लार्ज कैट। तो आप देख सकते हैं, सिंपल बातें हैं, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सेकंड होम है वो कहाँ है? गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बारे में पढ़ के जाना है। उसके बाद एक कंपैरेटिवली वेरी लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट एक टाइम पे मैंने पढ़ाया था तो मैंने ऐड कर दिया, एक एनिमल ब्लड बैंक बनाया है, नेशनल वेटरनरी ब्लड बैंक बनाया है। तो आपको मालूम होना चाहिए ये ब्लड बैंक किसके लिए है। तो ये एनिमल ग्रुप्स होते हैं, कैनाइन यानी कि आपकी डॉग वाली स्पीशीज, डॉग्स, वुल्व्स, फॉक्स, जैकल्स इस कैटेगरी में आते हैं। फेलिन ये कहां आते हैं? बेसिकली कैट्स, टाइगर, लायन, लेपर्ड ये फेलिन होते हैं। फेलाइन बोल लो, फेलिन बोल लो। बोवीन, बोवीन क्या होती है आपकी? काउस, बफेलोस, याक्स, बाइसन, ये वाली फैमिली जो होती है। और आखिरी में इक्वीन, इक्वीन में आते हैं आपके हॉर्स, डोंकीज, म्यूल्स और जेब्रास। तो आपको मालूम होना चाहिए, कहीं आपसे मैच द फॉलोइंग पूछ ले, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैन बी इग्नोर्ड। ठीक है, दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। माइकोर्जियल फंगाई, ये फंगाई क्या करते हैं? बड़े ध्यान से सुनना। ये फंगाई जो ग्रास होती है, ग्रास उसके रूट को, ये ग्रास है आपकी, एक सेकेंड, ये ग्रास है,
जो ग्रास का रूट होता है वहां पर ये लग जाते हैं। अब इनको क्या मिलता है भाई, इनको ग्रास से हेल्प मिलती है और ग्रास को इनसे हेल्प मिलती है, तो दे शेयर अ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप विद ग्रास। टर्फ ग्रास को क्या बेनिफिट मिलता है, उसका रूट का एब्जॉर्प्टिव एरिया बढ़ जाता है। दीज फंगाई हेल्प इन अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। तो क्या होता है, और लश ग्रीन ग्रास होती है। तो ये जो फंगाई होते हैं दे शेयर अ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप विद ग्रास। तो अगर कोई यूपीएससी से आपसे ये पूछ ले कि क्या कोई फंगाई ग्रास के साथ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन शेयर कर सकता है, यस कर सकता है, ये रेफरेंस है। ठीक है जी, ठीक है सर, ये भी याद हो गया। ब्लू ड्रैगन ब्लू ड्रैगन क्या होते हैं भैया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये एक तरह के सी स्लग होते हैं। क्या होते हैं, सी स्लग। ये भाई साहब क्या करते हैं, वैसे तो क्या होता है, जो सी स्लग्स होते हैं ये सी बेड पे रहते हैं, सी बेड पे नीचे। लेकिन ये वाले ब्लू ड्रैगन अलग तरह के हैं भैया ये क्यों अलग हैं, इनको मस्ती छाई हुई है। भाई मस्ती क्यों छाई हुई है, ये पानी पे उल्टा लेट के घूमते हैं सरफेस पे, जैसे आप कमर के बल पानी पे लेट जाते हैं वैसे ये घूमते रहते हैं, और अगर ये काट लें तो बेटा बहुत दर्द होता है। एंड दे आर फाउंड इन वार्म वाटर्स ऑफ पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, और अब मेडिटेरेनियन सी में भी इनकी साइटिंग्स हो रही हैं। तो कोई आपसे पूछ ले कि दे आर ओनली फाउंड इन पैसिफिक, ओनली फाउंड इन मेडिटेरेनियन, नो, हर जगह ये पाए जाते हैं। ठीक है सर, हाँ जी सर, इतनी बात तो हमें याद आ गई कि ये ब्लू ड्रैगन्स हैं। अब जरा ब्लू के बारे में कुछ और बता दो नीलगिरी एडिशन की ये लिमिटेड एडिशन वॉच, जरा ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। फिर मत बोलना कि भैया ये क्वेश्चन आपने कैसे सोच लिया। ब्लू माउंटेन्स किसको बोलते हैं, ब्लू माउंटेन्स, नीलगिरी माउंटेन्स को ब्लू माउंटेन्स बोलते हैं। और यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, नीला कुरुंजी। नीला कुरुंजी एक फ्लावर होता है विच ब्लॉसम्स एवरी 12 ईयर्स, एवरी 12 ईयर्स, एंड ये ब्लू एंड पर्पल कलर का होता है। तो ब्लू माउंटेन्स नीलगिरी माउंटेन्स। यहाँ पे आपको अन्नामलाई हिल्स भी देखने को मिलते हैं, ये हमने एक रीजन से यहाँ पे ऐड करे थे। इनको एलिफेंट माउंटेन्स भी बोला जाता है, देख लेना, अक्रॉस तमिलनाडु एंड केरला ये आपको देखने को मिलते हैं। बट वेरी इंपॉर्टेंट, फंगफुई, फंगफुई एक पीक है ब्लू माउंटेन ऑफ मिजोरम। इसको भी याद रखना है कि ये मिजोरम की हाईएस्ट पीक है फंगफुई, और इसको भी ब्लू माउंटेन बोला जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन भी ब्लू माउंटेन से रिलेटेड हमको याद होनी चाहिए। ब्लू माउंटेन्स, ब्लू ड्रैगन हमें याद हो गया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां तक आई थिंक सारा फैक्चुअल कंटेंट है, दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा। 4 बस्टर्ड्स हैं इंडिया के अंदर, ये एक और फैक्ट है। पावर थ्रेट बस्टर्ड्स काफी बार न्यूज में रही हैं, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, लेकिन कब पूछ दे दोबारा किसी को नहीं मालूम। चारों स्पीशीज के बारे में मालूम होना चाहिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन, मैक्वींस बस्टर्ड और बंगाल फ्लोरिकन, सब की सब क्रिटिकली एंडेंजर्ड है एक्सेप्ट फॉर मक्वींस बस्टर्ड, ये वल्नरेबल है। कौन कहां पर पाई जाती है वो भी लिख के दे दिया है, मेजॉरिटी राजस्थान गुजरात के एरिया में। वहीं पर जो आपकी सोलर पैनल्स हैं, वहां पे जो विंड फार्म्स हैं जो सोलर पैनल्स हैं, जो सोलर पार्क्स हैं, जो वायर्स लग रही हैं, उनसे टकराकर इनकी डेथ हो रही है, इसलिए ये न्यूज में रहती हैं। और बंगाल फ्लोरिकन असम, बंगाल उस एरिया में पाई जाती हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड होती है। 4 बस्टर्ड की स्पीशीज याद रखनी है। अच्छा, ये बड़ी ग्रॉस थिंग है, आप देख सकते हैं, पता नहीं क्यों मैंने एक बार पढ़ाया था, एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख लीजिए। इसको बोलते हैं क्या, जैसे एक बार वो सिकार्डास पूछा था, कोई पूछ ले कि स्क्रू वर्म क्या है, भाई ये एक तरह का इंसेक्ट है, एक ब्लो फ्लाई है, जो ओपन वुंड होता है जैसे ये आपका खुला घाव है, ये वहां पे आएगी और एग्स दे देगी इतने सारे, और ये एग्स फिर इस तरह से ड्रिल करते हैं आपकी बॉडी के अंदर टिश्यूज के अंदर, तो इसलिए इनको स्क्रू वर्म बोलते हैं, स्क्रू वर्म। तो कोई पूछ ले स्क्रू वर्म क्या है, दे आर बेसिकली अ ब्लो फ्लाई टिपिकली फाउंड इन साउथ अमेरिका। एक बार वो सिकार्डास वाला क्वेश्चन आया था, पता नहीं वहां से उठाकर कैसे पूछ लिया था कि दे आर क्लासिफाइड एज व्हाट, तो मैंने सोचा एक बार तो आपको मालूम होना चाहिए, बस सरसरी नजर एक बार मार लो, ठीक है। ठीक है भैया, अब आ जाओ यहां पर G0 फोरम। G0 फोरम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक तो आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फैसिलिटी, मैं वो भी आगे पढ़ाऊंगा, और एक G0 फोरम। प्लीज इसकी कंट्रीज को याद करके जाना, भूटान, मैडागास्कर, पनामा, सुरीनेम, नहीं भूलना है। कोई इंडिया नहीं है, कोई मेजर कंट्री नहीं है, भूटान, मैडागास्कर, पनामा, सुरीनेम, दे आर द फाउंडिंग मेंबर्स।
लॉन्च्ड इन COP29। वही सारी बातें हैं, नेट जीरो, क्लाइमेट रेजिलिएंट, नेचर पॉजिटिव वर्ल्ड की तरफ जाना है। बट किसने फाउंड किया है G0 फोरम को, आपको मालूम होना चाहिए। सिंपल बात हो गई, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया का पहला ग्रासलैंड बर्ड सेंसस, क्या भैया, ग्रासलैंड बर्ड सेंसस कहां कंडक्ट कराया गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क। कहां पर? काजीरंगा नेशनल पार्क। और AI टूल का यूज हुआ है बर्ड नेट। बस इतनी बात याद रखो। इस सर्वे में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, आपको नहीं जानना। कहां हुआ था? काजीरंगा नेशनल पार्क। अब भैया आपने ये क्यों दे दिया, हम इसका क्या करें? इसे याद करो। मेरा ये गेस है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो तरसों, यूपीएससी प्लेट की बाउंड्रीज पर एक क्वेश्चन पूछेगा कि वो पूछ लेगा सोमाली प्लेट किन किन प्लेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करती है? एंटार्क्टिका प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट। इंडियन प्लेट किस किस प्लेट के साथ बाउंड्री शेयर करती है? अरेबियन, यूरेशियन, सोमाली, ऑस्ट्रेलियन। आपको याद होना चाहिए, प्लेट बाउंड्रीज को पढ़ के जाना कि प्लेट बाउंड्रीज कौन सी प्लेट बाउंड्री, जैसे कंट्रीज को याद करते हो, प्लेट बाउंड्रीज को एक बार जरूर 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 पढ़ के जाना। सबसे इंपॉर्टेंट है सोमाली प्लेट, इंडियन प्लेट, ठीक है। एक बार को नाज़का प्लेट भी देख सकते हो, बाकी तो मेजर प्लेट्स ही हैं, ठीक है। अब आपको ऐसी बात बताता हूं जिससे आप बेहोश हो जाएंगे। भाई नॉइस पोल्यूशन रूल्स ये तो फ्रेम करे गए हैं अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। नॉइस पोल्यूशन होता है, बहुत शोर होता है, बहुत शराबा होता है, हमारी चैट में भी हो जाता है, स्ट्रक 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 स्ट्रक, है ना। नॉइस पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। कई बार आप राजेंद्र नगर में घूमेंगे, करोल बाग में, वहां पे नॉइस पोल्यूशन ही नॉइस पोल्यूशन है। आपको ऐसे आवाज आएगी लक्ष्मीकांत, आपको आवाज आएगी एनसीईआरटी, आपको आवाज आएगी फलाना टीचर, करंट अफेयर, मटीरियल, ये सब सुनाई देगा। इसको बोलते हैं नॉइस पोल्यूशन। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये रूल्स आपके नोटिफाई हुए हैं, ठीक है सर। वर्ल्ड बैंक ने क्या रेकमेंड करा हुआ है, आपको नहीं जानना कि भाई एक्सपोजर शुड नॉट एक्सीड 55 डेसिबल्स। आप बस थोड़ा सा देख लो कि ठीक है भैया 55 डीबी होता है, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। अब फैक्ट ऐसा जो बेहोश करते, लीगली नॉइस पोल्यूशन, नॉइस इज recognized as an air pollutant under the air pollution act। लो कर लो बात, नॉइस को एयर पोल्यूटेंट की तरह क्लासिफाई किया गया है लीगली, ये बात थी। याद हुआ कि नहीं हुआ? बस मुझे आप बताओ, फ्लो में पढ़ा जाए तो भाई साहब टाइम की कितनी बचत होती है? चैट ओपन है, आपका ज्योग्राफी रिवाइज हो गया, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पूछते रहोगे, मैं उसका जवाब देता रहूंगा, फिर मैं कंफ्यूज होता रहूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखो कितना मजा आया, यूं ज्योग्राफी खत्म हो गया, वरना 1 घंटा लगता। कम से कम वी सेव्ड 20 मिनट्स, है कि नहीं? बस सर नजर मत लगाओ, अरे नजर तो आज लगी हुई है, ठीक है। ब्लू ड्रैगन इज ऑरा फार्मर, सही बात है, ठीक है। पता ही नहीं चला ज्योग्राफी रिवाइज हो गया, है कि नहीं? क्लास 8 बजे चालू हो गई थी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब हम आगे चलेंगे, एक काम करेंगे, जो चीट शीट है ना उसको लास्ट में कवर करेंगे, वो भी फ्लो ब्रेक करती है, उसके टॉपिक्स को लास्ट में डिस्कस करते हैं। पहले जरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लेते हैं, ठीक बात है कि नहीं है? ठीक है, ये तो भैया आपने बता दिया हमें ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का, ठीक है। अब जरा आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे लेके चलो और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाओ। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 स्टार टॉपिक है, ग्रेविटेशनल वेव्स। देखो आपको मालूम होगा स्पेस का एक फैब्रिक होता है, स्पेस टाइम जिसे कहते हैं, स्पेस का एक फैब्रिक होता है जिसमें आपकी सारी चीजें बैठी हुई हैं, सन है, अर्थ है, वो सब बेंड करते हैं स्पेस टाइम को। अगर तो इसके ऊपर ये वेव्स घूम रही हैं जो ट्रैवल करती हैं थ्रू स्पेस एट द स्पीड ऑफ लाइट, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये जो ऊपर मीडियम है, ऊपर जो एरिया है, यहां जो मूवमेंट हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लेकिन इस स्पेस टाइम के अंदर जो रिपल्स होते हैं यानी कि जैसे आप पानी में पत्थर मारते हैं, एक तो होता है पानी है, उसके ऊपर कुछ चल रहा है, एक आपने लेजर बीम छोड़ी, वो पानी नीचे है और पानी के ऊपर से वो लेजर बीम चली गई। दूसरा, आप पानी में पत्थर फेंकते हैं तो पानी में ही कुछ वेव्स घूमती हैं, उनको बोलते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स।
जो स्पेस टाइम के अंदर रिपल्स क्रिएट होते हैं स्पेस के फैब्रिक में। पहले हमको लगता था ग्रेविटेशनल वेव्स होती ही नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को तो आप आराम से ट्रैक कर सकते हो, उनको ऑब्जर्व कर सकते हो थ्रू ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स, स्पेस टेलीस्कोप्स वगैरह, लेकिन इनसे ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट नहीं होती है। क्या नहीं होती? ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट नहीं होती। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था कि भाई ग्रेविटेशनल वेव्स एग्जिस्ट करती हैं, और ये सच बात है कि वो करती हैं। अब ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व करना है, कैसे करना है? और पहले तो ये समझना है कि ये ग्रेविटेशनल वेव्स ओरिजिनेट कैसे होती हैं। सो व्हेन कॉस्मिक इवेंट्स हैपन, आप सुनो मेरी बात, जब भी इस तरह की बात होती है ना कि ग्रेविटेशनल वेव्स का ओरिजिन क्या होगा, अरे हमें घंटा नहीं मालूम। यूपीएससी 4 चीजें लिख सकता है कि सुपरनोवा का एक्सप्लोजन हो गया, ब्लैक होल्स का मर्जर हो गया, गैलेक्सी आपस में भिड़ गई। अरे भाई, जो चीज तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तुम कैसे क्या, बिल्कुल इट कैन हैपन, कैन हैपन, कैन सही होता है, ठीक है। बट हाँ, अगर ब्लैक होल्स का मर्जर हो रहा है और वो एनर्जी लूज करके एक दूसरे में घुस जाते हैं तो ग्रेविटेशनल वेव्स रिलीज होती हैं, बट दे कैन बी रिलीज्ड थ्रू अ लॉट ऑफ कॉस्मिक इवेंट्स व्हिच वी नो एंड वी इवन डोंट नो अबाउट। फाइन। अब बहुत इंपॉर्टेंट, इनको ऑब्जर्व करने के लिए पूरी दुनिया में ये डिटेक्टर्स लगाए गए हैं। क्या लगाए गए हैं? डिटेक्टर्स। कहां है? सबसे पहले लीगो है। क्या है? लीगो, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। फुल फॉर्म मत याद करो। लीगो कहां है? यूएसए में। वैसे तो पढ़ लो फुल फॉर्म, क्या पता फुल फॉर्म ही पूछ लें। वर्गो कहां है? इटली में है। एंड काग्रा कहां है? जापान में। तीनों को याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब ये न्यूज पढ़ो। लीगो इंडिया कंस्ट्रक्शन टू स्टार्ट इन हिंगोली, एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीट बाय 2030। लीगो के वर्ल्ड में 3 डिटेक्टर बनेंगे। 2 तो ऑलरेडी यूएस में है, एक इंडिया में बन रहा है। कहां पर? हिंगोली में। क्या करेगा? ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करेगा। अब इससे आगे बढ़कर हम एक काम और करना चाह रहे हैं। हमारा प्लान है, एक इंटरफेरोमीटर को एक काम करो, मून पे खड़ा कर दो, जाकर मून पे लगा दो। ये भी प्लान में है कि मून पर एक इंटरफेरोमीटर होगा तो वहां से और बेटर ऑब्जर्व आप कर पाओगे। किसको? ग्रेविटेशनल वेव्स को। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। आपसे कोई पूछ ले एलवी के कोलैबोरेशन क्या है, ग्रेविटेशनल वेव्स क्या है, लीगो क्या है, काग्रा क्या है, किससे रिलेटेड है? ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। इंडिया में कहां पर? हिंगोली। सिंपल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज्यादा, यूपीएससी की नजर में होगा ये, ठीक है। आगे चलते हैं। इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब। पहली बात जो रटनी है, आई मैप किसका मिशन है? नासा का मिशन है। अब समझो मिशन क्या है। मिशन बड़ा सिंपल है। आपका ये पूरा सोलर सिस्टम है, इस सोलर सिस्टम की भी एक बाउंड्री होती है। एक इंटरस्टेलर जो स्पेस है, जो पूरा बाहर पूरा स्पेस है, उसके और हमारे सोलर सिस्टम के बीच में एक बाउंड्री होती है, उसको बोलते हैं हीलियोस्फेयर। तो इस हीलियोस्फेयर को स्टडी करने के लिए, टू मैप द बाउंड्री ऑफ हीलियोस्फेयर, कि ये हीलियोस्फेयर की बाउंड्री है कहां पर, और यहां पर कैसे हमारे जो सन की विंड्स हैं, सोलर विंड्स, और इंटरस्टेलर विंड्स, जो डीप स्पेस में से जो विंड्स, जो रेडिएशन सारी आ रही हैं, वो आपस में कैसे रिएक्ट करती है, उसको स्टडी करने के लिए इसको भेजा गया है। नासा ने भेजा है, हीलियोस्फीयर को स्टडी करने के लिए भेजा है। अब कहां भेजा है? कहां भेजा है? लैग्रेंज पॉइंट 1 पे भेजा है। कितने लैग्रेंज पॉइंट हैं? 5। आपको मालूम होगा, जब आपने आदित्य L1 के बारे में पढ़ा होगा या किसी और चीज के बारे में पढ़ा होगा, ये 5 पॉइंट्स हैं, L4, L3, L1, L5, L2। यहां पर ये आपस में 2 बॉडीज एक दूसरे को ऑलमोस्ट स्टेबल कर देती हैं, ताकि इस पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट होता है, जो सैटेलाइट होती है, वो कम से कम फ्यूल में काफी लंबे टाइम तक स्टेबली पोजीशन कर सकती है। L1 पॉइंट यहां अर्थ और सन के बीच में है, ये L1 पॉइंट है। L2 पॉइंट यहां पीछे को है, L5, L4 यहां है, और L3 सन के बैकवर्ड साइड पर है। आई मैप को कहां पर प्लेस करा है? L1 पॉइंट पर। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। बस अगर आपको इतना याद रहा, प्रीलिम्स में इससे डेप्थ में यूपीएससी नहीं जाएगा,
ये पूछ सकता है ये भाई किसने डेवलप करा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने करा है, नासा ने करा है, इसको लैग्रेंज पॉइंट 1 पे रखा है, 5 पे रखा है, इसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रखा है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में रखा है, कहाँ रखा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कहाँ है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। ये बड़ी आपकी बचपन वाली बातें हैं, सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स क्या होता है, ये हर साल न्यूज में होता है, इस साल भी ब्लड मून न्यूज में था। कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स में फर्क क्या होता है। सोलर एक्लिप्स जब मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, तो यहां सन के आगे आपका मून आ गया, इसको बोलते हैं सोलर एक्लिप्स। ठीक है, ये जो रीजन होता है जहां फुल शैडो होती है, याद रखना इसको बोलते हैं अम्ब्रा। क्या बोलते हैं? अम्ब्रा। और जहां नहीं होती पेन्युम्ब्रा। ठीक है, लूनर एक्लिप्स क्या होता है? लूनर एक्लिप्स क्या होता है? जब अर्थ मून और सन के बीच में आ जाता है। लूनर एक्लिप्स, कोई बॉडी बीच में आ गई मून के और सन के, क्या हुआ वो? अर्थ। सोलर एक्लिप्स, मून बीच में आ गया अर्थ और सन के। ठीक है, यह आपको बात बेसिक सी बात मालूम होनी चाहिए। कोई आपसे पूछ ले ब्राउन ड्वार्फ क्या होते हैं सर, हमने वो देखा था पल्सार, मैग्नेटार। ब्राउन ड्वार्फ क्या होता है? ब्राउन ड्वार्फ एक बीच का बिच्छू होता है। क्या होता है भैया? है बीच का बिच्छू। हाँ, ये ना तो कंप्लीट सन है, स्टार है सॉरी, और ना कंप्लीट प्लेनेट है। ये स्टार के फीचर भी होते हैं और प्लेनेट के फीचर भी होते हैं। इसको फेल्ड स्टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेल्ड स्टार। ये वो होता है। ठीक है, इसमें स्टार के फीचर भी हैं और प्लेनेट के फीचर भी हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्राउन ड्वार्फ। ठीक है भैया, इसके बारे में भी देख लेना, इनको फेल्ड स्टार्स बोलते हैं। ठीक है भैया, इतनी बात भी समझ जाएंगे। अब ये क्या ले आया भैया स्पेस से रिलेटेड? मिनी मून और क्वाजी मून है भैया। मिनी मून और क्वाजी मून, ये दो चीजें क्या है भैया? ठीक है, अभी देखते हैं। मिनी मून क्या है? देखो, बड़ी सिंपल बात है। ये आपका अर्थ है, ये क्या है? अर्थ है। ये आपका सन है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये अर्थ ऐसे घूम रहा है सन के अराउंड, यस या नो? ऐसे 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 चक्कर काट रहा है। और यहां पर अगर मैं बोलूं एक नेचुरल कोई एस्टेरॉइड हो गया, कोई बॉडी हो गई जो यहां आके अटक जाए और वो अर्थ के अराउंड घूमने लग जाए, ऐसे 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 ऐसे, तो उसको क्या बोलेंगे? मिनी मून। हमारे मून का मिनी वर्जन, ये हमारा मिनी मून। ठीक है, लेकिन अगर ये बॉडी यहां आके सन के अराउंड घूमने लग जाए जस्ट लाइक अर्थ ऐसे, तो इसको बोलेंगे क्वाजी मून। क्या बोलेंगे? क्वाजी मून। आई होप समझ आया होगा। जो बॉडी सन के अराउंड घूम रही है उसको हम बोलेंगे क्वाजी मून, जो अर्थ के अराउंड घूमेगी उसको बोलेंगे मिनी मून। अगर आपसे कोई ये दो नाम पूछ ले, इसकी प्रोनाउंसिएशन भैया मुझसे तो होगी नहीं। कमोलेवा, वट एवर इट इज, कमोलेवा और 2025 PN7, ये दोनों क्या है? क्वाजी मून है। क्या है? क्वाजी मून। समझ आई? दोनों के दोनों क्वाजी मून। ठीक है भैया, ये भी समझ आ गया। इंडियाज सुपर कंप्यूटिंग जर्नी। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? एक नॉर्मल कंप्यूटर है, एक सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर बहुत एडवांस्ड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क्स को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है भैया, अगर वो ऐसा कर सकता है भैया, तो फिर हमें ये बताओ ये कौन डेवलप करता है? ठीक है, देखो ऐसा है, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखो, CDAC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ठीक है, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू सुपर कंप्यूटर। और 3 सुपर कंप्यूटर्स के नाम याद रखना। ठीक है, वैसे तो सबसे पहले आपको परम मालूम होना चाहिए। CDAC ने परम सीरीज को डेवलप किया था, विच वाज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट सुपर कंप्यूटर। फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट सुपर कंप्यूटर परम। लेकिन अगर यूपीएससी पूछ ले मिहिर, प्रत्यूष, एरावॉट, ये सब क्या है? ये कुछ नहीं है, ये आपके सुपर कंप्यूटर्स हैं। क्या है? सुपर कंप्यूटर्स। मुझे ऐसा लगता है यूपीएससी क्वांटम टेक्नोलॉजी पे, सुपर कंप्यूटिंग पे, सेमीकंडक्टर पे क्वेश्चन पूछेगा। तीनों में से किसी एक पे पूछेगा। हमको रेडी होना चाहिए।
इन तीनों में सबसे कम प्रोबेबिलिटी सुपर कंप्यूटर की है, सबसे ज्यादा है क्वांटम टेक्नोलॉजी की, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको प्रत्यूष मिहिर ये यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं है। कौन है? ये आपके सुपर कंप्यूटर हैं, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये नाम कौन है? सुपर कंप्यूटर है। सीडेक के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन आपको मालूम होना चाहिए, जॉइंट मिशन है 2 मिनिस्ट्रीज, हाँ जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड योर मेती, कौन है जी? मेती, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। प्यारी प्यारी बातें और बड़ा पाव खाते हैं, ठीक है। अरे भैया ये क्वेश्चन क्या है, जरा हमें क्वेश्चन दिखाओ, क्वेश्चन से ही टॉपिक खत्म हो जाएगा। स्टेटमेंट 1, इन द सुंदरबंस द फ्लोटिंग बैक्टीरियल कम्युनिटी, जो तैरती हुई बैक्टीरिया की कम्युनिटी है, वो प्लास्टिक डिग्रेड करने में हेल्प करती है, दैट हेल्प्स डिग्रेड प्लास्टिक्स बट कैन ऑल्सो अग्रवेट द स्प्रेड ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पोजिंग अ पब्लिक हेल्थ रिस्क। जो आपकी बैक्टीरियल कम्युनिटी है वो प्लास्टिक को डिग्रेड करती है, बट एट द सेम टाइम वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो रही है, उसमें वो बैक्टीरिया इतने स्ट्रांग हो रहे हैं कि अगर वो आपकी बॉडी में आ जाएं तो कोई भी एंटीबायोटिक उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अच्छा, मेटाजीनोमिक एनालिसिस शोज स्ट्रॉन्ग कोअकरेंस ऑफ प्लास्टिक डिग्रेडिंग एंजाइम जीन्स विद एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड मेटल रेजिस्टेंस जीन इन दीज माइक्रोब्स। कि भाई बैक्टीरिया के अंदर जब एनालिसिस करा गया तो ये देखा गया कि इनके अंदर प्लास्टिक डीजेनरेट करने का जीन और साथ ही में एंटीबायोटिक्स को रेजिस्ट करने का जीन एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है, और ये दोनों बातें एकदम सही हैं। तभी देखो क्या नाम है, डेंजरस ट्रेजर, वाई ट्रेजर, बिकॉज दे आर हेल्पिंग डिग्रेड प्लास्टिक। बट वाई डेंजरस? बिकॉज इफ दे एंटर योर बॉडी antibiotics will not work. Both statement 1 and 2 are correct, and statement 2 explains statement 1. Very important, bacteria can degrade plastics. can वाले जो ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बड़ा रैंडम टॉपिक है, आइसोब्यूटेनॉल को डीजल में मिक्स कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, बट इतना फीजिबल नहीं है। दो कॉन्सेप्ट्स आपको मालूम होने चाहिए, एक क्या ऑक्टेन नंबर क्या होता है और सीटेन नंबर क्या होता है, बस इतना याद रख लो। ऑक्टेन नंबर गैसोलीन यानी कि पेट्रोल के लिए होता है, और सीटेन नंबर डीजल से रिलेटेड होता है। मिसलेनियस टॉपिक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन, हाइड्रोजन को मैंने कई बार पढ़ाऊंगा, आगे भी पढ़ाऊंगा। वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? वाटर क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O हाइड्रोजन होता है। वाटर को अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी शॉक दूं, थप्पड़ मारूं पानी को एक खटाक से, और हाइड्रोजन अलग कर दूं, उसको मैं बोलूंगा वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस। आपने इलेक्ट्रिसिटी और वाटर को कंबाइन किया और हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया। अब अगर आप हाइड्रोजन को यूज कर कर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दो, ये कहां होगा? हाइड्रोजन फ्यूल सेल में होगा। किस में होगा? हाइड्रोजन फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल और इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या डिफरेंस है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये होता है हाइड्रोजन प्रोडक्शन और ये होता है पावर जनरेशन। समझे कि नहीं समझे? बताओ, इतना सा साइंस एंड टेक था, रिवाइज हुआ कि नहीं हुआ? अब मुझे बताओ, सुनो मेरी बात, मैंने तो अपना गाना गा दिया ठीक है, अब आराम से बताओ कि भैया कहां पर हाय तौबा हो गई, ये बताओ। देखो, अगर मैं आप मुझे मेरा स्पेस दो ना, तो आई हैव अ वेरी गुड क्लैरिटी अबाउट व्हाट आई एम टीचिंग, बट यू विल हैव टू, ठीक है, यू विल हैव टू सपोर्ट मी कि भाई ठीक है, हम पहले सुनते हैं, फिर कुछ दिक्कत आएगी तो पूछते हैं। अब बताओ, देखो जिन्होंने ऑलरेडी मुझसे ही ये चीजें पढ़ी हैं उनको तो बहुत ही मजा आ रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, इतनी बढ़िया कोई रिवीजन करा दे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लास्ट टॉपिक्स वंस मोर लास्ट टॉपिक पे बात हो रही है, तो चैट को बंद करके मैं बताता हूं। देखो बेटा, सीधी सी बात है, ये पानी है, वाटर, वाटर, सबको इतना तो मालूम है कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, H2O होता है। इस पानी को अगर मैं करंट दूं, क्या दूं? करंट दूं। करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। और अगर ये इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल से आ रही है, सुनो और एक बढ़िया बात बताता हूं, रिन्यूएबल से आ रही है
तो यहां से मैं हाइड्रोजन को अलग कर लूंगा। क्या कर लूंगा? हाइड्रोजन को अलग कर लूंगा। ठीक है, आई कैन एक्सट्रैक्ट हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। हाँ जी, इसको मैं बोलूंगा ग्रीन हाइड्रोजन। क्या बोलूंगा? ग्रीन हाइड्रोजन। अब मुझे बताओ चैट में, यहां तक समझ आया? वाटर में इलेक्ट्रिसिटी का शॉक दिया और उससे हाइड्रोजन को अलग निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं? वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अच्छा, अब आपने इस हाइड्रोजन को यूज किया और इस हाइड्रोजन को यूज कर कर आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी। तो वो कैसे होगा? वो होगा फ्यूल सेल में। फ्यूल सेल में आपने इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेट कर दिया। आपको कई बार मालूम होगा हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल्स, उनमें क्या हो रहा होता है? ये जो हाइड्रोजन ट्रेन बनी है, इस ट्रेन के अंदर एक फ्यूल सेल होगा जो हाइड्रोजन को यूज कर कर पावर को जनरेट कर रहा होगा। इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए यूज करी राहुल, वो आपकी सोलर से आएगी तो ग्रीन हाइड्रोजन। अगर वो कोल से आएगी तो बताओ कौन सी हाइड्रोजन? हाँ जी, अरे ग्रीन हाइड्रोजन याद कर लो, अंड्रेला, दैट इज इनफ। ठीक है, बाकी ब्राउन हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन वो आप देख सकते हैं, बट ग्रीन हाइड्रोजन जब ये इलेक्ट्रिसिटी आपकी सोलर से है। ठीक है, हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल्स, उसमें होता है हाइड्रोजन फ्यूल सेल। ठीक है, 1 घंटा हो गया, पता भी नहीं चला। याद करो, बताओ, पता चला? बोर हुए? अब मुझे बताओ, बस इतनी सी बात है। मैं एक क्लास में खत्म कर दूं अगर मैं आराम से इस तरह से गा दूं तो, लेकिन मेरे को बस ये रहता है कि नोबडी शुड फील एक्सक्लूडेड। बट आज क्योंकि इतना टेंशन हो गई थी दैट आई हैड टू लाइक शट ऑफ द चैट एंड जस्ट गो विद द फ्लो, बट आई थिंक दिस इज बेटर, है कि नहीं? अरे मोदी जी ने क्या बोला? हाँ जी, किसी को पता है क्या हो गया? कौन सा बिल आ गया भाई? अच्छा, उसी पे बात हो रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, वैसे तो देखो करंट अफेयर में बहुत चीजें आएंगी। अब आप मुझे ये जो अभी सारा पूरा ड्रामा हुआ है, यू टेल मी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा? आप बताओ। नाउ दिस बिकम्स सो ऑब्वियस, मतलब ये 2 नंबर आपको नहीं छोड़ने हैं। पूरी पॉलिटी पढ़ के गए, पागल हो रखे थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को ध्यान से पढ़ के नहीं गए। अब बताओ आप, है कि नहीं? हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया। देखो मयंक कितने नालायक है, वो कह रहे हैं ये बोले मोदी जी के करंट अफेयर्स गौर से पढ़ो। ठीक है जी, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। बढ़िया क्लास जा रही है, एकदम स्मूथली खत्म हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, सोशल इश्यूज, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ट्राइब्स होते हैं, ट्राइब्स में जो ज्यादा, जिनको इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, जिनको पावर्टी है, ठीक है, जिनके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है, दे आर कॉल्ड एज पीवीटीजीज, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जो हाई आइसोलेशन में रहते हैं। ठीक है, जिनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, बहुत पॉवर्टी है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, लो लिटरेसी है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? द आइडिया फ्लोज फ्रॉम देबार कमीशन। कौन सा कमीशन? देबार कमीशन। ठीक है, इंडिया में 75 नोटिफाइड पीवीटीजीज हैं। अब भैया आप ये सारी बातें फैक्ट्स पढ़ाते हो, ये हम क्यों पढ़ते हैं? अगर आप नॉर्मल पढ़ाई कर रहे होंगे ना, आप इन्हें इग्नोर कर देंगे, लेकिन जब मैं क्वेश्चन के साथ पढ़ाता हूं तो मैं समझाता हूं कि ये फैक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, जो पीवीटीजीज हैं दे आर फाउंड इन 18 स्टेट्स। अब यूपीएससी आपको क्वेश्चन बोल दे कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स आर फाउंड इन ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया, नो, 18 स्टेट्स। अब मध्य प्रदेश हैज द हाईएस्ट पीवीटीजीज पॉपुलेशन, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। यूपीएससी स्टेटमेंट बना दे पीवीटीजीज आर नॉट फाउंड इन महाराष्ट्र। मालूम होना चाहिए कि नहीं?
तो आपको ये मालूम होना चाहिए। अब ये फिर से आ गए भाई साहब, हमने पढ़ा था रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये रिक्वेस्ट करी गई है कि भाई पीवीटीजीज को भी सेपरेटली सेंसस में एन्यूमरेट करा जाए। आज तक दे हैव नेवर बीन काउंटेड सेपरेटली। ये बात हमको याद रखनी है दैट पीवीटीजीज हैव नेवर बीन काउंटेड सेपरेटली। ठीक है ये बात हमको याद रखनी है। उसी के साथ एक स्कीम को आप याद रख सकते हो, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इट वाज लॉन्च्ड टू इंप्रूव द कंडीशंस ऑफ पीवीटीजीज। हाँ जी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ये बात थी। ठीक है चलो आगे देखते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हिमाचल डिक्लेयर्ड फुली लिटरेट। हैं जी, फुली लिटरेट इसका क्या मतलब हुआ? पहले तो आप ये ध्यान रखो, हिमाचल प्रदेश वाज डिक्लेयर्ड फुली लिटरेट आफ्टर गोवा, लद्दाख, मिजोरम एंड त्रिपुरा। भैया ये कैसे हो गया? हमें तो मालूम ही नहीं पड़ा हिमाचल कब हो गया, हमने तो केरला देखा था। अभी देखो तो सही, दिस लिटरेसी इज बेसिकली अंडर उलास प्रोग्राम। उलास यानी कि अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। अभी क्या है देखते हैं। पहले ये समझो जो उलास है वो है किसके लिए? दिस स्कीम इज बेसिकली फॉर पीपल एजेड 15 एंड अबव। 15 एंड अबव, नॉट 15 एंड बिलो। ठीक है, ये लॉन्च इसलिए करी गई थी ताकि आप 100% लिटरेसी अचीव कर पाओ। अब लिटरेसी की डेफिनेशन क्या है एज पर उल्लास? डेफिनेशन ये है कि 95% अगर लिटरेसी हो गया है तो हम उसको 100% लिटरेट बोलेंगे। तो ये जितनी स्टेट्स आपने देखा, इन्होंने 95% से ऊपर लिटरेसी अचीव कर ली है, 15 प्लस, जहां पर ये लोग बेसिक कॉम्प्रिहेंशन, बेसिक चीजें कर सकते हैं, यानी कि इनका सी सेट निकल सकता है। अब निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये नहीं मालूम, पर निकल सकता है। स्टेट्स के नाम याद रखने हैं, उल्लास क्या है याद रखना है, 15 प्लस के लिए है ये याद रखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मानकी मुंडा सिस्टम, ये मैंने आपको पढ़ाया था यूट्यूब पर भी। क्या होता है? बड़ा सिंपल होता है भाई, ट्राइबल सिस्टम था एक। क्या था ट्राइबल सिस्टम? ट्राइबल विलेजेस, जो हो ट्राइब्स होते हैं उनके जो विलेजेस होते हैं ना, उनका हेड होता है मुंडा, और जो ये सारे विलेजेस मिलाकर जो एक सेटअप बनता है उनका हेड होता है मानकी। अब जब ब्रिटिशर्स आए, बैटल ऑफ बक्सर हुई, आपका जो ट्रीटी हुई इलाहाबाद की, तो दीवानी राइट्स किसके पास आ गए? ब्रिटिशर्स के पास। उन्होंने बोला कि भाई लैंड तो जमींदार्स का है। तो ये मुंडाज, इनके बेचारों के हवा टाइट हो गई। इन्होंने कहा भैया हमारा क्या होगा? इन्होंने रिवोल्ट किया। हो रिवोल्ट, कोल्ड रिवोल्ट। जब ये रिवोल्ट हुए तो कैप्टन थॉमस विल्किंसन, ब्रिटिशर्स ने दिमाग लगाया, उन्होंने विल्किंसन रूल बनाए। उन्होंने इन मुंडास को, इन मानकी और मुंडास को अपना ही एजेंट बना दिया। वाओ, इनको पावर मिल गई, ब्रिटिशर्स का काम हो गया। आज भी ये रूल्स एग्जिस्ट करते हैं और इनको रेफर करा जाता है। ठीक है, although they are not legal, they are not enforceable, they are not a formal law, but they are still referred. झारखंड गवर्नमेंट ने ट्राई किया था इनको रिप्लेस करने का, पर वो बिल अभी पास नहीं हुआ। दिस वाज अबाउट द मानकी मुंडा सिस्टम। मानकी मुंडा, बड़े आराम से टॉपिक कंप्लीट। आपको क्या याद रखना है? मानकी मुंडा सिस्टम क्या था? विल्किंसन रूल अगर आपसे कोई पूछ ले क्या है, तो आपको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है। हो रिवोल्ट कब हुआ था, कोल्ड रिवोल्ट कब हुआ था, ये सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। बैटल ऑफ बक्सर 1764, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1760। हाँ जी, ठीक है भाई, डन है, बहुत बढ़िया। ये टॉपिक आप खुद पढ़ सकते हैं, इट इज अ वेरी स्टैटिक टॉपिक। जो आपका सारनाथ है, सारनाथ को भाई जो उसकी लोकेशन है उसका क्रेडिट जाता किसको है? जगत सिंह को, दीवान राजा ऑफ चैत सिंह ऑफ बनारस। पूरा हिस्ट्री का टॉपिक है, कैसे सारनाथ का एक्सकवेशन हुआ, क्या हुआ,
इसको पढ़ाना बहुत बोरिंग है, आप खुद पढ़ सकते हैं, सिंपल टॉपिक है, अगर एग्जाम में दिखा तो इसको पढ़ के आप आंसर कर सकते हैं, बट दिस कैन बी डन ऑन योर ओन। इसको मैं स्किप करूंगा। चैट अब होगी ऑन, 1 मिनट रुको भाई, अब होगी चैट ऑन 2 मिनट, और मैं जाऊंगा यहां थोड़ा टॉप पे। अब आप मुझे बताइए, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर। 1 मिनट रुको भाई, 2 ये क्वेश्चन, चैट ओपन, अब समझ आएगा। अपना घर एम्स टू प्रोवाइड, देखो नालायक, ए, अपना घर, ठीक है, हाँ जी, क्या बात है। अब कुछ लोग अमेज हो रहे होंगे कि भैया ए कैसे, हाँ जी ए कैसे, अपना घर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर नहीं, अपना घर इनिशिएटिव, हाँ जी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर नहीं, ऐसा कैसे, ऐसा ऐसे। ये भाई आपकी एक स्कीम है, अपना घर इनिशिएटिव। क्या स्कीम है? अपना घर इनिशिएटिव। अपना घर इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये बेसिकली डॉर्मेट्रीज, रेस्टोरेंट, सेल्फ कुकिंग एरियाज, टॉयलेट्स, प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर, ये सब प्रोवाइड करता है ट्रक्स और ट्रैफिक और टैक्सी ड्राइवर्स के लिए। अपना घर इनिशिएटिव, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कभी यूपीएससी एग्जामिनर को खेलना हुआ तो वो इस स्कीम को जरूर पूछ सकता है, ठीक है। ये टॉपिक भी अगेन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, बट नॉट इंपॉर्टेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस बहुत पुराना एक्ट है, आप छोड़ भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, बस मैंने ऐड कर दिया फॉर द सेक ऑफ इट कि चलो हम भी कह दें कि भाई बाई चांस क्वेश्चन आ गया तो देखो हमारे नोट्स में है ना, तो इसीलिए डाल दिया मैंने, आप पढ़ लेना, नॉट इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं है। विशाखा गाइडलाइंस आपको मालूम होना चाहिए, वुमेन पे वर्कप्लेस पे हरासमेंट के लिए थी, वैसे हमने इसके ऊपर पूरी मेंस की थीम करी हुई है, बट ठीक है, ठीक है। इसमें एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनती है, वो बनानी कंपलसरी होती है, सारी चीजें होती हैं, वो बस एक बार आपको देखना है, ठीक है। उसके अलावा आपको ब्रेन ईटिंग अमीबा के बारे में मालूम होना चाहिए। एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और बवाल मचा देता है, फ्रेश वाटर में रहता है, 46 डिग्री सेल्सियस जैसे टेम्परेचर में ये थ्राइव करता है, फ्रेश वाटर में रहता है, 46 डिग्री सेल्सियस जैसे टेम्परेचर तक में थ्राइव करता है, और अगर ये आपकी नेजल कैविटी के थ्रू अगर दिमाग में घुस गया तो भाई साहब ये करता है अमेबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस, एक बीमारी जिससे कि बच्चे मर गए हैं केरला में। तो आपको अमेबिया, इसके बारे में, ब्रेन ईटिंग अमीबा के बारे में मालूम होना चाहिए। फ्रेश वाटर में ये एग्जिस्ट करता है। उसके बाद आएगा टॉपिक, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो तरसों, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। भाई ये क्या होते हैं? ये बेसिकली डाइवर्स ग्रुप ऑफ कंडीशंस होती हैं, नॉट जस्ट बैक्टीरिया, नॉट जस्ट पैरासाइट्स, नॉट जस्ट फंगाई, अब मिक्स, वायरस भी, बैक्टीरिया भी, पैरासाइट्स भी, फंगाई भी, वगैरह भी। इनके बहुत डेवास्टेटिंग हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और ट्रॉपिकल एरियाज में ये पाए जाते हैं। अब बहुत बड़ी लिस्ट है चाहो तो सब याद कर लेना, बट स्केबीज, स्नेक बाइट, रेबीज, बहुत न्यूज में था रेबीज, डेंगू, मलेरिया नहीं है, डेंगू एंड चिकनगुनिया, ठीक है, मलेरिया नहीं है, लेप्रोसी, ट्रैकोमा, इनको जरूर पढ़ना, लिम्फेटिक फिलारिसिस, एक बार देख के जाना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक रिपोर्ट निकालती है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। इंडिया में बहुत ज्यादा बर्डन है, पर इंडिया ने गिनी वॉर्म डिजीज और यॉर्स, इन दोनों को एलिमिनेट कर दिया है। किसको? गिनी वॉर्म डिजीज एंड यॉर्स, ये आपको याद रखना है, गिनी वॉर्म डिजीज, ठीक है, बहुत बढ़िया, और यॉर्स ये रहा, ठीक है, इनको हमने एलिमिनेट कर दिया है, वी आर फ्री फ्रॉम इट। उसी के साथ में वेक्टर बॉर्न डिजीज के बारे में भी आपको स्टैटिक नॉलेज होनी चाहिए। जीका वायरस इज ऑल्सो अ वेक्टर बॉर्न डिजीज, ठीक है, वायरस, वायरल इंफेक्शन ट्रांसमिटेड बाय एडीज मॉस्किटो। डेंगू एंड चिकनगुनिया आर ऑल्सो वायरल इंफेक्शन, ये भी वेक्टर बॉर्न है, इंसेक्ट्स के थ्रू होते हैं। इंपॉर्टेंट, लिम्फेटिक फिलारिसिस और मलेरिया, दे आर पैरासाइटिक, they are not viral,
दे आर नॉट बैक्टीरियल, दे आर पैरासाइटिक। पैरासाइटिक इन्फेक्शन, येलो फीवर, वेस्ट नाइल फीवर, दीज आर वायरल नॉट बैक्टीरियल। ठीक है, ये सारे के सारे आपके वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हैं। क्या है? वेक्टर बॉर्न डिजीज। प्लीज दिमाग में याद ही करना पड़ेगा कौन सा वायरल है, कौन सा पैरासाइटिक है, याद कर लेना। जीका वायरस, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, व्हाइट नाइल फीवर, वेक्टर बॉर्न डिजीज। मलेरिया पैरासाइटिक, डेंगू नॉट अ पैरासाइटिक बट अ वायरल इन्फेक्शन। खत्म सोशल इश्यूज, है कि नहीं? बहुत बढ़िया हो गया। उसके बाद अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में थी बिम्स्टेक, हर साल ही रहती है, इस साल भी रह गई। हमने भी बेशर्मों की तरह जो हमारे मेंस के नोट्स थे वो यहाँ पर भी ऐड कर दिए। कुछ याद नहीं करना है, कंट्रीज याद करो बिम्स्टेक की कौन सी हैं, 7 कंट्रीज हैं, दैट्स इट। और कुछ अभी याद करने की जरूरत नहीं है। अभी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, दोबारा शायद ही पूछेगा, पर हाँ मेरे पास बड़ा सुंदर नोट था तो मैंने ऐड कर दिया। इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका कंट्री। ठीक है सर, बिम्स्टेक तो आपने कह दिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भैया इंपॉर्टेंट है क्या? इंपॉर्टेंट है रेडार। याद है रिमोट सेंसिंग? रेडार क्या करता है? एक सेंसर क्या करता है? सेंसर बस सेंस करता है इनकमिंग चीज को। रेडार क्या करता है? वो प्रोएक्टिव होता है। रेडार खुद से कुछ भेजता है। जब वो यहां पर अगर एक प्लेन है जो घूम रहा है, ये प्लेन है भाई, देखो मेरा कितना बढ़िया प्लेन बनाया है। ये प्लेन से वो टच किया, सिग्नल वापस आया, और वापस आके, अब ध्यान से सुनना, चलो यही बता देता हूं। देखो ये रेडार है, इसने सिग्नल भेजे, खट 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 खट, अरे कुछ नहीं है, सिग्नल वापस आ गया, कुछ आइडेंटिफाई नहीं हुआ, ऑल क्लियर। अच्छा जी, रेडार ने इस बार यहां पर एक प्लेन था, रेडार ने सिग्नल भेजा, टकराया, वापस आया, अरे यहां तो एनिमी प्लेन है, ये क्या हुआ? रेडार हुआ। अब अगर इस रेडार के बाजू में मैं 2 मिसाइल लगा दूं, ये 2 मिसाइल हैं, जैसे ही इसको सिग्नल मिला कि यहां प्लेन है, ये मिसाइल लॉन्च हो गई और इसको टारगेट कर दिया। अब इस पूरे कॉम्बिनेशन को मैं क्या बोलूंगा? एयर डिफेंस सिस्टम, पूरा एयर डिफेंस सिस्टम। कुछ होते हैं सर्वेलेंस रेडार जो बस सर्वेलेंस करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। कुछ होते हैं फायर कंट्रोल रेडार, जो कि क्या करते हैं, बेसिकली जिनके पास वेपन गाइडेंस और डिटेक्शन सिस्टम भी होता है। ये बेसिकली आपका जो वेपन है उसको गाइड करते हैं टारगेट को एंगेज करने के लिए, कि हमें पता चला कि यहां पर कुछ है, उसको एंगेज करने के लिए आपकी मिसाइल जाएगी और उसको टारगेट करेगी। ठीक है, एग्जाम्पल राजेंद्र रेडार। अब ये आकाश मिसाइल सिस्टम, ये पूरा आपका एडीएस हो गया, एयर डिफेंस सिस्टम। राजेंद्र रेडार और साथ में आकाश मिसाइल दोनों बैठी हैं, अब इसको हम बोलेंगे एयर डिफेंस सिस्टम। आपका जो S-400 है वो भी तो एक एयर डिफेंस सिस्टम ही है। यस या नो? बस अब इनके कमांड सेंटर्स होते हैं, जैसे कि आकाश तीर सिस्टम, ये आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, इंडियन एयरफोर्स का इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। बट मेजर बात क्या थी कि सर्वेलेंस रेडार, फायर कंट्रोल रेडार, आकाश मिसाइल सिस्टम, राजेंद्र रेडार। ठीक है, इसको आप देख लेना। आगे चलते हैं। ये आपको मैं यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी पढ़ाए जा रहा हूं, यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी। यस या नो? आपको मैंने वीपो के बारे में पढ़ाया था, और बताना किसके बारे में पढ़ाया था? एक तो वीपो पढ़ लिया हमने, आईएमएफ पढ़ लिया, और हाँ जी आईएमओ, है कि नहीं? अब एक और पढ़ लो, एक और पढ़ लो। वो कौन सा है? वो है सर आपका यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। क्या है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। आपका यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन और यूपीआई का इंटीग्रेशन हुआ है। क्या इंटीग्रेशन है, कैसे है, नहीं जानना, यूपीयू के बारे में पढ़ लो, स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। इंडिया ने ज्वाइन कब किया था?
1876 बिफोर इंडिपेंडेंस। फैक्ट है। और हम फर्स्ट एशियन कंट्री थे टू बिकम अ मेंबर ऑफ यूपीयू। बड़ा क्रेजी फैक्ट है सर। यूपीयू, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, 1876 इंडिया वाज द फर्स्ट नेशन टू बिकम द मेंबर ऑफ यूपीयू, स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। हाँ जी। अब इनका क्यों इंटीग्रेशन हो रहा है? बेसिकली आपकी जो ग्लोबल रेमिटेंसेस हैं, जो पैसे मूव करते हैं, उनमें जो कॉस्ट लगती है उसको कम करने के लिए। नॉट इंपॉर्टेंट। यूपीयू इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। किसी ना किसी ऑप्शन स्टेटमेंट में आपको ये इंफॉर्मेशन हेल्प कर सकती है। ठीक है। यूपीयू। अब अग्नि मिसाइल आपने चलती हुई रेल बेस्ड देखो, रेल बेस्ड एक रेल बेस्ड लॉन्चर से आपने अग्नि मिसाइल को लॉन्च करके देख लिया। क्यों करना भाई रेल बेस्ड? क्या बेनिफिट क्या है रेल बेस्ड लॉन्चर के? ऑब्वियसली आप कंसील कर सकते हो, बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। भाई कहीं पर भी लेके चले जाओ, इतना बड़ा आपका रेलवे नेटवर्क है, उसको यूज करो। आपने अग्नि पी मिसाइल को वहां से लॉन्च करा। आपको मिसाइल्स के बारे में जानना चाहिए। अग्नि मिसाइल 1 2 3 4 5 6 MIRV टेक्नोलॉजी। हाँ जी, किसी को मालूम है? मल्टीपल री एंट्री, MRIV। MRIV होता है, क्या होता है? एक सेकंड, लेट मी कंफर्म, चैट में बताना। MRIV होता है आई थिंक, है ना? MIRV सॉरी, है ना? MIRV जो मल्टीपल वो होती है, मिसाइल्स होती हैं। ठीक है, मल्टीपल पेलोड्स वो एक ही मिसाइल से रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी टेक्नोलॉजीज अंडर डेवलपमेंट है। ठीक है, अच्छा, अब आपको मालूम होना चाहिए अबाउट द अग्नि पी मिसाइल, सक्सेसर टू अग्नि 1, 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल प्रोपेल्ड मिसाइल, रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर। बेसिक बातें हैं। पर और इंपॉर्टेंट बात जो कभी यूपीएससी का मन किया और आपसे उठा के पूछ लिया कि आपका एक इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था जिसके अंडर ये सारी मिसाइल्स बनी थी। पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल, अग्नि। कौन सी मिसाइल क्या है उसको एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, अब मुझे बताओ चैट में, क्या अग्नि क्रूज मिसाइल है या बैलिस्टिक मिसाइल है? अग्नि क्रूज मिसाइल है कि बैलिस्टिक मिसाइल है? बहुत बढ़िया, इट इज अ बैलिस्टिक मिसाइल। एंड ब्रह्मोस इज अ क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस का नाम यहां नहीं है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि ब्रह्मोस was developed under the integrated guided missile development program, no, वो तो इंडिया और रशिया का कोलैबोरेशन था। ठीक है, अब भैया ये बता दो कि बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में डिफरेंस क्या है? बड़ा सिंपल डिफरेंस है। देखो, अगर यहां से आपने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करी, ये बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च हो गई, ये गई 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 गई, पूरी ट्रेजेक्टरी फॉलो करा, ऊपर गई और फिर इसने अटैक किया। ठीक है, इसको एक बार आपने पावर दी और ये पूरा बहुत हाइट पे जाके घूम के एनिमी टारगेट को एंगेज करेगी। क्या इसमें प्रिसीजन होता है? नो। क्या ये लो एल्टीट्यूड होती है? नो। क्या ये प्रॉपरली थ्रू आउट द ट्रेजेक्टरी गाइडेड होती है? नो। अब यही फीचर की अगर हम मिसाइल लो एल्टीट्यूड पे फायर करें, लो एल्टीट्यूड पे तो वो क्या होगी? क्रूज मिसाइल। क्या होगी? क्रूज मिसाइल। ध्यान से देखो, बैलिस्टिक मिसाइल जो एक ट्रेजेक्टरी दे दी उसको फॉलो करती है, रॉकेट पावर्ड होती है। ठीक है, पर स्पीड बहुत तेज होती है, गाइडेंस नहीं होता और लॉन्ग रेंज होती है। पर स्पेस में भी पहुंच सकती है, आउटर एटमॉस्फेयर में क्योंकि इतना ऊपर जाती है। एक्यूरेसी कम होती है क्योंकि गाइडेड नहीं होती। लैंड बेस्ड मोबाइल लॉन्चर्स वगैरह से आप इसको लॉन्च कर सकते हो, पर ये एक्सपेंसिव होती है और इजियर टू डिटेक्ट होती है क्योंकि इतना हाई गई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च हुई है, आप आराम से उसको डिटेक्ट कर सकते हो। क्रूज मिसाइल ये भाई साहब आपके मुरीद के पे जाके गिरी थी, यस या नो? क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, लो एल्टीट्यूड, लो एल्टीट्यूड, पावर्ड थ्रू आउट द फ्लाइट यूजिंग अ इंजन, पूरा जीपीएस गाइडेड, एकदम प्रिसाइज,
जहां जिस कोने पे जाके दागनी है वहीं जाके गिरेगी एकदम, एब्सोल्यूट प्रिसीजन। बहुत लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करती है। रेडार्स रेडार्स को क्या कर सकती है, डॉज कर सकती है, बहुत एक्यूरेट होती है। ग्राउंड व्हीकल, एयरक्राफ्ट, शिप, सबमरीन कहीं से भी लॉन्च हो सकती है। चीपर होती है पर रेंज कम होती है और हार्डर टू डिटेक्ट होती है। तो दोनों के बीच में आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। ठीक है सर। उसी के साथ में आपको आईमेक के बारे में मालूम होना चाहिए। आईमेक, हाँ जी, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। आपको कल एक क्वेश्चन भी दिखेगा, इंडिया से यूएई, उसमें आपको एक पोर्ट मालूम होना चाहिए, हाइफा, फिर ग्रीस। थोड़ा सा इसका मैप आप देख लेना। और एक बड़ा यूनिक क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि यूपीएससी पूछ सकता है, दैट इज द दरुमा डॉल। क्या है दरुमा डॉल? जब मोदी जी जापान गए थे तब ये उनको मिली थी। ही वॉज प्रेजेंटेड विद अ दरुमा डॉल, ये गुड़िया जो कोई हमारी सुबह बना के बैठा था। ठीक, अब दिस इज मॉडल्ड आफ्टर बोधि धर्मा, 5th सेंचुरी मॉन्क फ्रॉम कांचीपुरम, तमिलनाडु। तो इसके बारे में भी आपको याद होना चाहिए। दरुमा डॉल, कौन सी डॉल? दरुमा डॉल। ये हैं आपके इश्यूज सर, आईआर, सोशल इश्यूज, साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट। हाँ जी, समझ आया कि नहीं आया? 1 घंटा 17 मिनट, दैट्स ऑल इट टुक। इट कुड हैव टेकन 1 hour 40 minutes, बट दैट्स ऑल इट टुक। देख लो फर्क। अब बताओ इसमें से क्या समझ नहीं आया, कहां दिक्कत आई, क्या रिवाइज नहीं हुआ? देख लो। आईमैक को ज्यादा नहीं देखना, बस आपको लोकेशन मालूम होनी चाहिए, दैट इज इट। थोड़ा सा मैप मालूम होना चाहिए। गुड प्रभात, बट कैन डू बेटर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके नोन क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब चीट शीट देखते हैं। हेलो जी, हेलो हेलो हेलो, बैक 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 टू बिजनेस। हाँ जी, हो बढ़िया। डिनर डिनर हो गया आज, डिनर जल्दी हो गया था आज, डिनर बढ़िया टाइम से हो गया था। अब जाके मेरे को थोड़ी तसल्ली हुई है कि हो गया भाई, क्लास निकल गई, इंटरनेट ने नहीं दिक्कत करी, कोई हैक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। हाँ जी बेटा, 12 PM वाला लेक्चर हो ही नहीं पाया था ढंग से, उसका मैंने रिकॉर्डिंग करी है। मैं आपको सारी चीजें अच्छे से लगा के इकट्ठा करके दे दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, और अभी आपकी जितनी बातें हैं वो हम क्लास के बाद करते ही हैं। आपको मालूम है दैट आई इंटरैक्ट आफ्टर द क्लास, तो तब करेंगे। ठीक है, अभी जरा फटाफट टॉपिक्स को देख लेते हैं, है कि नहीं? चलो देखो भाई, इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी आराम आराम से फटाफट कवर करते हैं। कानीचार विलेज, कन्नौर डिस्ट्रिक्ट, केरला। फर्स्ट पंचायत, हाँ जी, फर्स्ट पंचायत टू अडॉप्ट अ लिविंग लैब अप्रोच फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस। ओ माय गॉड, लिविंग लैब अप्रोच फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस। ठीक है, इंप्लीमेंटेड बाय द केरला स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। कोई पूछ ले कौन सी पंचायत है, लिविंग लैब अप्रोच, कनीचर विलेज, कन्नौर डिस्ट्रिक्ट, केरला। क्लाउड बर्स्ट क्या होता है सर? क्लाउड बर्स्ट, इसकी डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए, आईएमडी की और डब्ल्यूएमओ की। रेनफॉल ग्रेटर देन 100 mm in 1 hour over 20 to 30 square kilometer, used in India for flash floods, landslide risk। WMO की डेफिनेशन क्या है? रेनफॉल ग्रेटर टू और इक्वल टू 100 mm per hour, linked to sky fall, स्वीडिश टर्म 1 mm per minute। अब इसी से रिलेटेड एक चीज है लैंगम्यूर इफेक्ट। अब लैंगम्यूर इफेक्ट क्या है? एक्सप्लेन्स हाउ raindrops combine and grow in size, eventually gravity becomes stronger than upward air currents, leading to sudden heavy rainfall। यानी कि रेनड्रॉप्स धीरे धीरे कंबाइन होती हैं, आपस में जुड़ती हैं, धीरे 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 ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो भट से नीचे गिरती हैं। इससे रिलेटेड है लैंगम्यूर इफेक्ट। ठीक है सर, अब एक नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। उन्होंने नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाई है अंडर द 2015 पेरिस एग्रीमेंट टू फैसिलिटेट कार्बन एमिशन ट्रेडिंग रेजिम इन इंडिया। आपने सुना होगा, क्वेश्चन भी आया था आर्टिकल 6 के ऊपर, ये उससे ही रिलेटेड है।
इसके अंदर 21 मेंबर होंगे और इट इज हेडेड बाय सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। उसमें और ऑफिशियल्स भी होंगे, नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, ठीक है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। दे वर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द वाटर एक्ट, बट दे हैव पावर्स इवन अंडर द एयर एक्ट, एक्सटेंडेड पावर्स, एंड दे फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑल्दो आपको सारे बायोस्फीयर एज इट इज याद होने चाहिए, बट आप 13th बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में देख लीजिए, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन हिमाचल प्रदेश, डेजिग्नेटेड एज इंडियाज 13th यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व। प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा। पिन वैली नेशनल पार्क, चंद्रताल, सरचू एंड किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसको कवर करते हैं। सारे बायोस्फीयर रिजर्व और बायोस्फीयर मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के बारे में प्लीज पढ़कर चले जाना। आपको मैंने सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के बारे में लास्ट लेक्चर में बताया था, उसकी रिफाइनरी बन रही है कहां पर? पानीपत, हरियाणा में। बड़ा स्टेट पीसीएस वाला फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैरोसाइट क्या होता है? जैरोसाइट, जैरोसाइट भाई ऐसा है, कहां मिला है? गुजरात के कच्छ रीजन में, सिमिलर टू मार्शियन टेरेन। The mineral helps reconstruct ancient Martian events like volcanic activity, flooding and dust storm. क्या होता है? एक येलो कलर का, येलो ब्राउन कलर का मिनरल होता है, रिच इन पोटेशियम, आयरन एंड सल्फेट, ठीक है। फाउंड इन एसिडिक एंड सलाइन एनवायरनमेंट ऑन अर्थ एंड मार्स। तो मार्स को स्टडी करने के लिए, उसको रिक्रिएट करने के लिए, वहां की थोड़ी सी बायोग्राफी समझने के लिए ये आपको काम में आता है। क्या काम में आता है? जैरोसाइट, जैरोसाइट, ठीक है। कहां मिला है? गुजरात के कच्छ रीजन में, ठीक है। अच्छा, ओरंगुटैन्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि भाई जो ओरंगुटैन्स होते हैं वो फ्रूट्स पे फीस्ट करते हैं फेमाइन से पहले प्रिपेयर होने के लिए, ताकि उनकी बॉडी में वो स्टोर हो जाए और वो उसको यूज कर सके। इनकी डाइट के बारे में थोड़ा था, बट ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ऑस्ट्रेलिया ने अप्रूव कराए फर्स्ट वैक्सीन टू सेव कोआलास। कोआलास कहां मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, फ्रॉम दिस डिजीज कॉल्ड क्लैमडिया, ठीक है। अच्छा जी, समझ आ गया। अब ये देखो, स्टारफिश होती है, स्टारफिश इज अफेक्टेड बाय अ बैक्टीरिया। अब स्टारफिश अगर बैक्टीरिया से अफेक्ट होती है तो सी अर्चिन्स की पॉपुलेशन बढ़ जाती है, क्योंकि स्टारफिश सी अर्चिन्स को खाती है। अब अगर स्टारफिश को बैक्टीरिया अफेक्ट करेगा तो सी अर्चिन्स की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, जिससे सी अर्चिन्स हमारी सी वीड्स को खाना शुरू कर देंगे। और आपको मालूम ही है कि सी वीड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने के चांसेस भी हैं, बायोस्टिमुलेंट होती हैं, ठीक है सर, ये भी समझ आ गया। अब ये कमाल की बात है भाई, जेलीफिश, अगर आपसे कोई पूछ ले कि कौन सा ऐसा स्पीशी है, और भाई ऑडियो वीडियो में इशू आ गया क्या? आई थिंक आ गया। अभी ठीक है? फाइन है यार, आई थिंक ठीक है, ठीक है, ठीक है, कुछ स्टक तो नहीं हुआ था ना? ठीक है, अच्छा, बस हल्का सा था, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हल्का सा ग्लिच था, ठीक है, इतना तो आज चल ही रहा है। जेलीफिश दे आर बेसिकली डिसरप्टिंग द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। क्या डिसरप्ट कर रही हैं? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को, ठीक है। तो कोई पूछ ले कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को डिसरप्ट करने में कोई स्पीशी अगर रिस्पॉन्सिबल है तो कौन है? जेलीफिश। क्यों, क्या, कैसे, वो छोड़ दो, अभी बस इतना भी याद रख लो कि हो जाएगा। फिर आपको रेड सैंडर के बारे में पढ़ना है, ऑर्चिड्स के बारे में, और बारबाडोस थ्रेड स्नेक स्पीशीज हैं। वाटर हाइनिथ के बारे में भी पढ़ना है, भी दिखाता हूं। रेड सैंडर वेरी इंपॉर्टेंट, एंडेमिक है कहां पर? फॉरेस्ट ऑफ शेषचल्लम ये आपका आंध्र प्रदेश में आपको एंडेमिक मिलेगा। रिसेंटली द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ठीक है, has sanctioned an amount of 82 lakhs to the Andhra Pradesh Biodiversity Board for the conservation of this red sander. Endangered है और अपेंडिक्स 2 में आता है। रेड सैंडर कोई पूछ ले। ऑर्चिड, अरुणाचल प्रदेश में ऑर्चिड्स नए पाए जाते हैं। क्यों? अरुणाचल प्रदेश को ऑर्चिड स्टेट ऑफ इंडिया बोलते हैं। किस स्टेट को ऑर्चिड स्टेट ऑफ इंडिया बोलते हैं? अरुणाचल प्रदेश को। 60% ऑफ इंडियाज ऑर्चिड स्पीशीज आर फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश। बारबाडोस थ्रेड स्नेक वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट स्नेक है, जो रीडिस्कवर हुआ है आफ्टर 20 इयर्स। हमें लगा था कि ये एक्सटिंक्ट हो गया है, लेकिन हमने इसको रीडिस्कवर कर लिया है,
ठीक है सर, ओके। अब आगे, वाटर हाइनेथ इन्वेजिव स्पीशी है। क्या है? इन्वेजिव स्पीशी है। ठीक है सर, इन्वेजिव स्पीशी है। बताओ कहां पर है? बंगाल में इंट्रोड्यूस करा गया था। इसको टेरर ऑफ बंगाल, ब्लू डेविल, लाइलैक डेविल ये भी बोला जाता है। इन्वेजिव है, कहां से आया है? साउथ अमेरिका से आया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये देखो, अब यहां पर बड़ा रैंडम है, अगर आपसे कोई पूछ ले, ठीक है, एक 5 डॉम जीन है, 5 डॉम जीन, अगर कोई पूछ ले 5 डॉम जीन ये किससे रिलेटेड है? इट इज बेसिकली रिलेटेड टू द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन हैंड्स, दैट इज इट। 5 डॉम जीन है, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन हैंड। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब लो जी, जो आप पूछ रहे थे हाइड्रोजन के कलर पैलेट, मैंने क्या बोला था आपको? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, और अगर वो इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल से आ रही है तो ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, अब अरे फिर से पेंडिंग आ गया अभी भी ग्लिच आ रहा है क्या? हाँ जी, नहीं है ना? ठीक, नहीं है, नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं है। बाकी आप सारी हाइड्रोजन के बारे में यहां से पढ़ सकते हैं। अगर आप नेचुरल गैस में से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं थ्रू द स्टीम मेथेन प्रोसेस, तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रे हाइड्रोजन। अगर आप भाई क्या कर रहे हैं? आप गैसिफिकेशन से हाइड्रोजन को, एआई एक्शन समिट कहां हुआ था? पेरिस में हुआ था। कहां हुआ था? पेरिस में। ठीक है, एआई एक्शन समिट। अच्छा जी, अब ये बड़ा कमाल का एक टॉपिक है, आप इसे देख सकते हैं। हाँ जी, अ न्यू जापानीज स्टडी रिवील्स दैट इंटेंस ब्लू लाइट कैन रिमूव कॉमन स्टेन्स फ्रॉम फैब्रिक सेफली एंड सस्टेनेबली, रिड्यूसिंग केमिकल यूज एंड फैब्रिक डैमेज। हाँ जी, हाँ जी, क्या हो गया? बोलो बोलो बोलो। सही है सब? अच्छा, हाइड्रोजन वाला टॉपिक अभी आते हैं उस पर, पहले ये देखो। ठीक है, अब आपको उन्होंने क्या बोला है कि ब्लू लाइट को आप यूज करके फैब्रिक्स को क्लियर कर सकते हो, उनसे स्टेन्स हटा सकते हो। आप अल्ट्रा वायलेट लाइट का यूज कर सकते हो, ब्लू लाइट का यूज कर सकते हो। ब्लू लाइट के केस में केमिकल नहीं चाहिए होते, अल्ट्रा वायलेट के केस में चाहिए होते हैं। ये फाइबर को वीक करती है, ये नहीं करती। बड़ी कमाल की बात है, बड़ी घर गृहस्थी वाली बात है, पर देख लेना चाहिए। हाइड्रोजन अभी देख लेंगे लास्ट में, अभी फ्लो में चलते हैं। ये आप देख लीजिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। शेल मॉडल ऑफ स्टेलर एवोल्यूशन, कि भाई देखो क्या होता है, सीधी सी बात है। यहां पर आपको दिखाया गया है कि ईच शेल बर्न्स अ हेवियर एलिमेंट, मतलब इस ऑर्डर में बर्निंग होती है। पहले हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नियॉन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर, आयरन। ठीक है, ये अनियन मॉडल बोलते हैं इसको, कि पील बाय पील, पील बाय पील आप देखते हैं कि किस तरीके से फ्यूजन हो रहा होता है। तो ये ऑर्डर अगर आपको एक बार को देखना है तो आप देख सकते हैं, लास्ट में जो कोर होता है वो आयरन का होता है। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इसको बेसिकली क्या बोलते हैं? अनियन मॉडल बोलते हैं। ठीक है, अब एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट्स क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको ग्रेविटेशनल वेव्स बताए थे, उसी तरीके से एक्सट्रीम कॉस्मिक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होते हैं। बहुत ज्यादा बड़े एक्सप्लोजन होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट्स। ठीक है, जब सुपर मैसिव ब्लैक होल्स किसी स्टार को खा जाते हैं तो ये होते हैं। अब इसमें भी आपकी ग्रेविटेशनल वेव्स रिलीज हो सकती हैं। ठीक है, अब होप मिशन क्या है, इसके बारे में देख लो। होप मिशन, ये देखो, होप मिशन बेसिकली इसरो ने लॉन्च करा है इन द हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन इन लद्दाख। क्या है ये? होप मिशन वो होते हैं जहां पर आप, जो आपके फ्यूचर स्पेस मिशन हैं, उसमें जो सराउंडिंग्स होंगी, जो सिचुएशन होगी, उसको टेस्ट करने के लिए जो आप कंडीशन सिमुलेट करते हो, वो आप यहां पर करते हो। तो ये है आपका होप मिशन। ठीक है, लद्दाख में। ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है। फिर साइंटिस्ट ने क्या डेवलप किया है? एक मल्टी फंक्शनल हीलिंग पैड। वाओ, एक मल्टी फंक्शनल जो वाउंड हो जाता है उसको हील करने का पैड आपने डिस्कवर किया है, विच हैज बीन मेड यूजिंग अ रेड आईवी प्लांट। किसको यूज करा है? रेड आईवी प्लांट को यूज करा है। रेड आईवी प्लांट, एक आपने रेड सेंटर देखा, एक आपने रेड आईवी प्लांट देखा। फिर आप नैनो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो लिवर सिरोसिस को ट्रीट करने के लिए। किसका यूज कर रहे हो? नैनो टेक्नोलॉजी का यूज हो सकता है लिवर सिरोसिस को ठीक करने के लिए। नैनो थेरेपी यूजिंग
VEGF-C नैनो कैरियर्स। मत जाओ डेप्थ में, बस ये याद रखो नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके लिवर सिरोसिस को ठीक करा जा रहा है। अब एक कमाल की बात और, ई कॉली बैक्टीरिया के बारे में आपने पढ़ा होगा। ई कॉली बैक्टीरिया ह्यूमंस की इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है। ई कोली को इंजीनियर करके आपने बनाया है कि भाई ई कोली को एक सेल्फ पावर्ड बायोसेंसर, कि ई कोली डिटेक्ट कर सके कि भाई यहां मरकरी है या कुछ है, तो ई कोली को, उस बैक्टीरिया को आपने सेंसर बना दिया इंजीनियर करके। ई कोली कहां पाया जाता है? इंटेस्टाइन्स ऑफ ह्यूमंस में आराम से पाया जाता है। ठीक है, अब यहां पर एआई डिजाइंड वायरल जीनोम बना दिया भाई एआई डिजाइंड वायरल जीनोम, ठीक है, ऐसे वायरस बना दिए, ठीक है, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, जैसे कि बैक्टीरियोफेगस आर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ठीक है, एआई डिजाइंड वायरल जीनोम जो डिस्ट्रॉय कर सकता है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करके। सोचो एआई क्या कर रहा है। ऐसे अगर आपसे कोई पूछ ले सेरेबो क्या है, भाई सेरेबो बेसिकली एक ब्रेन इंजरीज को डिटेक्ट करने का पोर्टेबल डिवाइस है। अगर ब्रेन में इंजरी हो जाती है तो नॉन इन्वेसिव, कुछ अंदर कटिंग वटिंग कुछ नहीं करनी, बाहर बाहर से ये डायग्नोस कर सकता है सेरेबो डिवाइस। ठीक है, ऐसे ही आप लोग देखोगे एआई का यूज हो रहा है कैंसर के ट्रीटमेंट में। ठीक है, तो आप इसको भी देख सकते हो। वैसे कोई है नहीं इंडिया एआई, आप देख सकते हैं इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन है नेशनल इसने एंड द नेशनल कैंसर ग्रिड, इन्होंने लॉन्च किया है कैच ग्रांट प्रोग्राम। ठीक है, ये बेसिकली एआई को यूज करते हैं कैंसर स्क्रीनिंग वगैरह में। इंडिया एआई के बारे में आप देख सकते हैं दैट इट ऑपरेट्स अंडर द डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। बट ठीक है, तभी ये प्रीलिम्स चीट शीट है, ये इंपॉर्टेंट है। एट फैल्सीवैक्स, ये क्या है? फर्स्ट इंडिजिनस मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन। हाँ जी, मलेरिया की वैक्सीन है। ठीक है, डेवलप्ड यूजिंग अ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को यूज करके आपने ये वैक्सीन बनाई है एट फैल्सीवैक्स। ठीक है, अच्छा, फिर फंगल रूट स्ट्रक्चर्स को यूज करके आपने ब्रिक्स बनाई हैं, जिनको आपने बोला है माइसीलियम ब्रिक्स। किसको यूज करके बनाई है? फंगस को, फंगल रूट स्ट्रक्चर्स को यूज करके आपने ये ब्रिक्स बना दी है। ठीक है जी, ये कुछ कुछ बातें होती हैं जो बस सुनी सुनाई अगर हैं, कहीं अगर दिख जाए तो आपको काम आ सकती है। ठीक है, उसके बाद आदि कर्म योगी इनिशिएटिव लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने। याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, ये बेसिकली क्या करेंगे? चेंज लीडर्स लाएंगे ट्राइबल विलेजेस में। ठीक है, अच्छा, इनमें जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत हो रहा है। इतना याद नहीं करना, आदि कर्मयोगी इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। सिमिलरली आदिवानी अगेन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, ये ट्रांसलेशन टूल है। ठीक है, फॉर ट्राइबल लैंग्वेजेस। तो आदिवानी नाम से ही पता चलता है, वानी ट्रांसलेशन टूल्स। ठीक है, ड्रीम 11 पे टीम बनाओ, भाई उसको बैन कर दिया गया है ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के थ्रू। ड्रीम 11 जैसी टीम्स को, गेम्स को बैन कर दिया गया है। ये जो एक्ट है ये 3 तरह के गेम्स को आइडेंटिफाई करता है, ई स्पोर्ट्स, सोशल गेमिंग और रियल मनी गेम्स। ई स्पोर्ट्स क्या होते हैं? वो गेम्स जो रिकॉग्नाइज्ड हैं अंडर द नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट। अच्छे गेम्स हैं, इसमें आप प्राइस पूल्स के लिए compete करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सोशल गेमिंग, वो गेमिंग जो एंटरटेनमेंट और एजुकेशनल पर्पस के लिए होती है, उसको तो एक्ट कहता है कि प्रमोट करो। लेकिन ये जो रियल मनी गेम्स होते हैं, सट्टे वाले गेम, इनको बैन कर दिया गया। एक नेशनल लेवल अथॉरिटी भी बनाई गई है। ठीक है जी, ओके। अब उसके बाद आपको देखना है क्या? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन, MERITE स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये क्या कर रहा है? ये जो आपका टेक्निकल एजुकेशन है उसको इंप्रूव कर रहा है। किसको इंप्रूव कर रहा है? टेक्निकल एजुकेशन को। ठीक है, केरला इज इंडियाज फर्स्ट डिजिटली लिटरेट स्टेट अंडर द डिजी केरलाम प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं ये एक स्वच्छ शहर जोड़ी इनिशिएटिव है, जहां पर 2 सिटीज होती हैं। एक सिटी जो होती है वो मेंटोर होती है और दूसरी सिटी को वो मेंटोर करती है। ये है आपका स्वच्छ शहर जोड़ी इनिशिएटिव। ठीक है, उसके बाद यूनिक डिसेबिलिटी आईडी,
यूनिक डिसेबिलिटी आईडी एक सिंगल नेशन वाइड आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट है फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, implemented under the Rights of Persons with Disabilities Act, launched by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities under the Ministry of Social Justice and Empowerment. ठीक है, इसमें कलर कोडिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ योर डिसेबिलिटी, व्हाइट कार्ड, येलो कार्ड, ब्लू कार्ड. भाई आईएएस के लिए अटेम्प्ट देना है तो ये बनवा लो. ठीक है, पहले अटेम्प्ट में आईएएस. ठीक है. अग्निकार कैंपेन. अग्निकार कैंपेन क्या है भाई? एक नेशनल आउटरीच इनिशिएटिव है enhancing the awareness, beneficiary verification and timely completion of houses under the प्रधानमंत्री आवास योजना. किसके अंडर है ये कैंपेन? प्रधानमंत्री आवास योजना. ठीक है. मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है. ठीक है, जो सस्टेनेबल टूरिज्म वगैरह को प्रमोट करता है. एक बार देख सकते हैं. ठीक है. एजुकेट गर्ल, ये एक इंडिया की एनजीओ है जिसने रेमोन मार्क्से अवार्ड जीता है. तो इसको आप एक बार देख सकते हैं. फैक्ट है. पटेटोज को आप बायो फोर्टिफाई कर रहे हैं, यानी कि इसमें आप न्यूट्रिशन ऐड कर रहे हैं. किसको ऐड कर रहे हैं? आयरन को ऐड कर रहे हैं. ये एक बार को देख लेना, इंपॉर्टेंट है. क्या है? नेशनल डी वार्मिंग कैंपेन. नेशनल डी वार्मिंग कैंपेन में क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर टारगेट करती है 1 से लेकर 19 ईयर्स तक के चिल्ड्रन को. एल्बेंडाजोल टैबलेट होती है. इस टैबलेट का नाम याद रख लेना. और ये 2 बार 1 साल में दी जाती है डी वार्मिंग करने के लिए. जो वॉर्म्स हो जाते हैं, डी वार्मिंग करने के लिए ये इनिशिएटिव है. बीजिंग डिक्लेरेशन कोई आपसे पूछ ले, बीजिंग डिक्लेरेशन भाई साहब इसको 30 इयर्स हो गए हैं. इट इज अ ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी. किसको प्रमोट करने के लिए है? जेंडर इक्वालिटी को. यूडाइस रिपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. नारी इंडेक्स, नारी इंडेक्स, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इंडियाज फर्स्ट परसेप्शन बेस्ड इंडेक्स कैप्चरिंग वुमेन सेफ्टी. ठीक है, कि भाई कितना वुमेन की सेफ्टी है बियॉन्ड द रिपोर्टेड क्राइम्स. नारी इंडेक्स, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ना कि नीति आयोग. और यूडाइस रिपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. ठीक है. अच्छा, उसके बाद आपको आईआर एंड सिक्योरिटी में इंडिया भूटान की रेलवे कनेक्टिविटी मालूम होनी चाहिए. कोकराझार और जेलेपू, ये भाई आपको बड़ी बड़ी माइंडफुल सिटी कहते हैं इसको, जेलेपू. इस सिटी का आपको नाम मालूम होना चाहिए. और साथ ही में बनारहट एंड समस्ते, ये 2 रीजन्स हैं जिनको कनेक्ट करा जा रहा है. असम भूटान, वेस्ट बंगाल भूटान. तो रेलवे कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड भूटान, असम एंड वेस्ट बंगाल से. ठीक है. उसके बाद भाई ये देखो, ग्राफाइट कोई पूछ ले क्या है? ग्राफाइट इज अ इजरायली मेड स्पाईवेयर. क्या है ग्राफाइट? इजरायली मेड स्पाईवेयर. ठीक है. L69 ग्रुप क्या है? ये 42 डेवलपिंग नेशंस का एक कोएलिशन है जो कि रिफॉर्म चाहते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, फॉर्म्ड इन 2007. ठीक है. इंडिया और यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया. इंडिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड EFTA, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इनका ट्रेड एग्रीमेंट हो गया. EFTA की कंट्रीज याद कर लो, रट लो. आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड. ठीक है, इनको याद कर लो. याद. इस पे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिख सकता है कि 4 कंट्रीज कौन सी हैं. उसके बाद आपका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको प्राइम मिनिस्टर ने अटेंड किया था. कौन कौन सी कंट्रीज हैं आपको मालूम होनी चाहिए. ठीक है. आपसे कोई पूछ ले रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो इट इज रिलेटेड टू SCO. इसकी भी 44th राइट्स काउंसिल की मीटिंग हुई थी क्रिग्स रिपब्लिक में. ठीक है. और आखिरी में भारत नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज 2025, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको आपके अजीत डोवाल हेड करते हैं, उनका जो सेक्रेटरीट है, उन्होंने ये राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के साथ ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई थी फॉर साइबर सिक्योरिटी. हाँ जी, बताइए. अब एक बार आपको हाइड्रोजन पे लेके चलना है. वहां कोई दिक्कत थी? ये देखिए, यहां पर लिखा है एनर्जी सोर्स क्या है. आप किस एनर्जी को यूज कर रहे हो हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और कौन सा प्रोसेस यूज कर रहे हो हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए. अगर आप कोल से इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो, वो इलेक्ट्रिसिटी जो कोल से बनी है, ब्राउन हाइड्रोजन. वो इलेक्ट्रिसिटी जो नेचुरल गैस से बनी है, ग्रे हाइड्रोजन. एनी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स,
ब्लू हाइड्रोजन अगर आप स्टीम मेथेन रिफॉर्मेशन प्रोसेस यूज करते हो एंड कार्बन कैप्चर करते हो। अगर आप मीथेन से यूज कर रहे हो तो टर्कवाइस, और अगर कोई भी एनर्जी सोर्स है और आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो तो ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, ये अलग अलग प्रोसेस है जिससे आपका हाइड्रोजन आप जनरेट करते हो। और ये क्या है, इस प्रोसेस को करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर रहे हो वो कहां से आ रही है? तो ब्राउन, ग्रे, ब्लू, टर्कवाइस, ग्रीन, दैट इज इट। हाँ जी, बताइए। नेटवर्क ठीक है भाई? ठीक है, चलो बढ़िया। आज भाई बहुत मुश्किल था, इट वॉज अ वेरी 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 इरिटेटिंग डे फॉर मी, ठीक है ना? बट समहाउ भगवान की दया से ये वाला सेशन अच्छा निकल गया। नेक्स्ट सैटरडे तक तो मैं सब कुछ रेडी करके रखूंगा, डोंट वरी, ठीक है। थोड़ा सा मैंने आज तेज पढ़ाया है, आई अग्री, ठीक है। कहीं पर भी कोई दिक्कत है, 1 मिनट रुकना, अभी भागना मत, कहीं पर भी कोई दिक्कत है मैं आपको ये है 98701, सही तो है, कहीं किसी और का नंबर दे दूं, मेरे को खुद ही याद नहीं रहता। 1 मिनट भाई, पता चला हेलो किसी और का नंबर दे दिया, वहां पे फोन हो रहे हैं, अरे भैया एक बार ग्रीन हाइड्रोजन बताना, अपना ही नंबर है ना ये, 987012905। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके मेरे से बात कर सकते हैं कहीं भी कोई दिक्कत आए तो, ठीक है। नीचे भी लिखा है, ये रहा 987012905, ठीक है जी। हाँ, हम टाइमिंग 8 PM भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन डू दैट, है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। आई अग्री, थोड़ा फास्ट था, मेरे बैक ऑफ द माइंड इंटरनेट चल रहा था, ठीक है, और थोड़ी थोड़ी चीजें थी, बट आई होप आपकी रिवीजन हो गई होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। जिन्होंने पढ़ा है उनको तो बड़ा ही मजा आया होगा। एक बार जो नए स्टूडेंट्स हैं वो बता दीजिए कि आपको समझ आया, थोड़ा याद हुआ चीजें? ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, चलिए रिकॉर्डिंग को बंद कर